आ रहा है सर ऑडियो। अच्छा चला गया क्या ऑडियो? ऑलराइट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या मैं आप लोगों को सुनाई दे रहा हूँ? क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा हूँ मैं? ठीक है, हाय। तो आई कैन सी बकुल गुप्ता, अर्पिता, स्नेहा, समर्थ, हर्षवर्धन, ठीक है, बकुल गुप्ता, लक्षित, ठीक है, ऋषभ, एकांश, ठीक है, मनिका। ऑलराइट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलो बहुत सारे बच्चे हैं तो गुड मॉर्निंग बोल के काम चला लेते हैं। तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? ऑल गुड? तैयारी कैसी चल रही है? चलिए अब मेरी बात सुनिए। तो सबसे पहले तो मेरे को बताया गया था कि देर आर 3 सेक्शंस जो आपके इनकम्प्लीट हैं। तो पहले तो वो सेक्शंस को कंप्लीट करेंगे अपन, है ना। तो 3 सेक्शंस हैं जिनको अपन क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, नहीं ऑडिट नहीं, लॉ 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 लॉ। ओके, तो देर आर 3 सेक्शंस जिसको आज अपन कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले सेक्शन 89, 90 और 111। देर आर 6 सेक्शंस विच आर रिमेनिंग। अच्छा, 6 सेक्शंस रिमेनिंग है। मेरे को एक बार 3 के लिए बताया गया था, तो लेट्स जस्ट फिनिश। पहले वो 3 कंप्लीट कर लेते हैं। उस 3 को कंप्लीट करने के बाद देन वील कम बैक। तो अपन क्या करेंगे, पहले वो 3 सेक्शंस को कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद अपन वापस क्या करेंगे, जो जो आप सेक्शंस बोलोगे वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको लगता है 6 सेक्शंस इनकम्प्लीट है तो पहले 3 सेक्शंस कंप्लीट करवा देता हूँ। उसके बाद वापस से जो आप बताओगे ना कि सर ये सेक्शन इनकम्प्लीट है, ये सेक्शन इनकम्प्लीट है, वो सेक्शन इनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, चलिए अब चालू करते हैं। देखो, एक तो जो आपका कंपनी का, जब अपन बात करते हैं कंपनी के किसके बारे में, ठीक है, कंपनी के बारे में बात करते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं। तो इसका एक सेक्शन है, और सेक्शन है सेक्शन 89 और सेक्शन 90 जो कि इनकम्प्लीट थी। तो सेक्शन 89 जो है वो है डिक्लेरेशन, ठीक है, विद रिगार्ड टू योर बेनिफिशियल ओनर, और सेक्शन 90 भी है बेनिफिशियल ओनर को लेके। अब इसको समझने के लिए एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं और बेनिफिशियल ओनर को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, बेनिफिशियल ओनर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो समझो कि आज ये सेक्शन 89 और 90 बोलना क्या चाहता है और होता क्या ये बेनिफिशियल ओनर का मतलब। अब जैसे अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश करके फिर उसके बाद समझाता हूं मैं टॉपिक आप लोग को। तो जब हम वर्ड यूज करते हैं बेनिफिशियल ओनर, तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई आज जैसे शेयर मार्केट की बात करते हैं, शेयर मार्केट की बात करते हैं, तो थोड़ा सा अगर अपन शेयर मार्केट के बारे में डिस्कशन करें तो देखना, जो शेयर्स होते हैं ना कंपनी के, आज जैसे मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, परचेज किए, तो मुझे अगर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं तो उसके लिए मुझे एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? डीमैट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। ये तो मेरे हिसाब से सबको पता होगा डीमैट अकाउंट। ठीक है, डीमैट का मतलब होता है डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट, डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट बोलते हैं इसको। डीमैट शॉर्ट फॉर्म होता है, डीमटेरियलाइज फुल फॉर्म होता है। तो डीमटेरियलाइज अकाउंट या डीमैट अकाउंट मुझे इसका ओपन करवाना पड़ेगा। ओके, अब जैसे ही मैंने डीमैट अकाउंट ओपन करवाया तो मेरे अकाउंट में मेरे को शेयर्स मिल जाएंगे जो मैंने शेयर्स परचेज करे। बट एक बार इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझो। ठीक है, तो अपन बात कर रहे थे शेयर्स के बारे में और डीमैट अकाउंट के बारे में। जरा मैं आपको इसके बारे में कुछ कुछ बातें बताता हूँ कि ठीक है भाई, मेरे को है ना क्या करना है, मेरे को शेयर्स खरीदने कंपनी के। अब मैं शेयर्स कैसे खरीदूंगा, जरा उसके बारे में मैं आपको डिस्क्रिप्शन देता हूँ, थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली बताता हूँ। तो एक कंपनी है, जैसे कि कंपनी का नाम है, लेट्स से कंपनी का नाम अज्यूम करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सबको पता है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत फेमस कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने क्या किया, उनकी एक कंपनी थी जियो। ठीक है, कंपनी का नाम क्या है? जियो, JIO, जियो, जियो प्लेटफॉर्म्स, जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। उसको अलग कर दिया अपने से, मतलब रिलायंस के अंदर आता है, पता है आपको? रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसके अंदर खूब सारी कंपनीज आती है। ठीक है, रिलायंस के अंदर खूब सारी कंपनीज आती है। जैसे रिलायंस के अंदर रिलायंस की, मतलब जैसे आप रिलायंस फ्रेश गए हैं तो रिटेल का बिजनेस है, तो वो भी रिलायंस के अंदर ही आता है। ठीक है, रिलायंस ट्रेंड्स गए होंगे, रिलायंस डिजिटल गए होंगे, अगर आपने कुछ प्रोडक्ट खरीदा होगा तो वो भी रिलायंस के अंदर ही आता है। मतलब रिलायंस के ना, रिलायंस का पेट्रोल पंप जो है, पेट्रोलियम का जो बिजनेस है वो भी रिलायंस के अंदर ही आता है। तो रिलायंस के जितने भी बिजनेसेस हैं, टेक्सटाइल्स का हो गया, कोई भी काम हो गया, केमिकल्स, कुछ भी,
वो सब एक ही में आता है, दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक कंपनी है। अब रिलायंस ने क्या किया, अपनी अलग दूसरी कंपनी बनाई जिसका नाम है जियो प्लेटफॉर्म्स। अब इन्होंने डिसाइड करा कि जियो के शेयर्स भी पब्लिक में बेच देते हैं। तो ये जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के पास जब जाएंगे ना, जब ये पब्लिक में शेयर इशू करेगी, तो उससे पहले इनको जाना पड़ेगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास में। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, समझना ढंग से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास जाना पड़ेगा। आवाज क्लियरली आ रही है ना सबको? तो इनको एनएससी और बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि शेयर्स उन्हीं के पास लिस्ट होंगे। अब एनएससी और बीएससी के पास जब जियो जाएगा तो उसको बोलेगा कि सर मैं ना आपके पास अपने शेयर्स को लिस्ट करवाना चाहता हूँ। इसको कहते हैं लिस्ट। क्या करवाना चाहता हूँ? लिस्ट करवाना चाहता हूँ। इससे किसी को भी अगर मेरे शेयर्स खरीदने हैं, मार्केट में कोई भी अगर आता है तो आपके पास आके मेरे शेयर्स खरीद सकता है। ओके, तो जैसे अपन देखते हैं ना, रिलायंस का प्राइस ऊपर हो गया, ठीक है, रिलायंस का प्राइस गिर गया, टाटा मोटर्स का प्राइस बढ़ गया। आपने मे बी शेयर्स के बारे में तो देखो बेसिक सुना ही होगा। तो शेयर्स का प्राइस बढ़ गया, गिर गया, तो वो सब किसके कहाँ पे होता है? एनएससी, बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास होता है। अब होता ये है, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले चलते थे फिजिकल शेयर्स, पहले चलते थे फिजिकल शेयर्स। अब ये फिजिकल शेयर्स का देखो काम तो हो गया है बंद। अब फिजिकल शेयर्स का लेना देना हो चुका है बंद, काम हो चुका है बंद। फिजिकल शेयर्स का ये लेना देना है ही नहीं, सब बंद हो चुका है फिजिकल शेयर्स को लेके। तो फिजिकल शेयर्स का अगर ये सब बंद हो चुका है, तो आजकल सारे के सारे शेयर्स किस में आ गए? डीमैट फॉर्म में आ गए। किस में आ गए? डीमैट में आ गए। डीमैट मतलब डीमैटेरियलाइज फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक मोड में आ गए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गए। तो जब सारे के सारे शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आए, तो एनएससी ने एक कंपनी बनाई जिसका नाम है एनएसडीएल। क्या नाम है? एनएसडीएल। ओके, और उसी तरीके से बीएससी ने कंपनी बनाई जिसका नाम है सीडीएसएल। एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, और सीडीएसएल को बोलते हैं सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। तो इन्होंने कंपनी बनाई एनएसडीएल और इसने कंपनी बनाई सीडीएसएल। तो जो कंपनी होती है ना जियो, वो अपने फिजिकल शेयर्स क्या करती है? फिजिकल शेयर्स, सारे के सारे फिजिकल शेयर्स का एक सर्टिफिकेट बनाती है, सर्टिफिकेट बनाती है, और सर्टिफिकेट बना के किसको दे देती है? सर्टिफिकेट बना के एनएसडीएल को या फिर सीडीएसएल को दे देती है। और ये क्या करते हैं? ये उस शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो हमारे पास शेयर्स होते हैं उसको कन्वर्ट किसने करा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में? एनएसडीएल या फिर सीडीएसएल ने। तो ये तो बन जाते हैं, ये तो एनएसडीएल तो बन गई क्योंकि कंपनी ने शेयर्स किसके नाम कर दिए? एनएसडीएल और सीडीएसएल के नाम कर दिए। तो ये तो बन गए कौन से ओनर? ये तो बन गए रजिस्टर्ड ओनर। क्या बन गए? रजिस्टर्ड ओनर। ये तो बन गए रजिस्टर्ड ओनर। ओके, और क्योंकि रजिस्टर्ड ओनर, क्योंकि इनके नाम पे शेयर्स हैं, फिजिकल शेयर्स इन्हीं के नाम पे तो हैं, तो उन फिजिकल शेयर्स की बदौलत ही तो ये क्या करेंगे? उन फिजिकल शेयर्स को ही तो ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। भाई अगर मेरे को तुम कुछ दोगे तो ही तो मैं उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। तुमने अगर मेरे को फिजिकल कॉपी दे दी, सर ये बुक का प्रिंट आउट करना है, तो फिजिकल कॉपी दोगे तभी तो टाइप करके बुक का प्रिंट आउट निकाल सकता हूं ना मैं अदरवाइज कैसे निकाल सकता हूं? और कोई तो तरीका है नहीं मेरे पास बुक का प्रिंट आउट निकालने का। तो मैं यही चीज कह रहा हूं, तो बुक का प्रिंट आउट निकालने के लिए क्या जरूरी है भाई? बुक का प्रिंट आउट कैसे निकलेगा? बुक का प्रिंट आउट तो उसी तरीके से निकल सकता है ना, जब आपके पास फिजिकल कॉपी होगी तो ही तो बुक का प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो उसी तरीके से फिजिकल सर्टिफिकेट जो है वो एनएसडीएल के पास जाता है या सीडीएसएल के पास जाता है। कंपनी अपने शेयर सीडीएसएल या एनएसडीएल के नाम कर देती है, और उसके बाद में एनएसडीएल और सीडीएसएल उन शेयर्स को डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और अपन ने शेयर्स खरीद लिए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कंपनी में मिलने वाला डिविडेंड, कंपनी में मिलने वाले बोनस शेयर्स या जो भी फायदे हैं, मीटिंग है, वो ये एनएसडीएल सीडीएसएल अटेंड करने जाएंगे? तो नहीं। आंसर आता है जिसके पास डीमैट शेयर्स होते हैं, ठीक है, वो बन जाता है इसका बेनिफिशियल ओनर। क्या बन जाता है? बेनिफिशियल ओनर बन जाता है। तो वो पर्सन इसका बन जाता है बेनिफिशियल ओनर। बेनिफिशियल ओनर का मतलब क्या होता है कि जितने भी बेनिफिट्स हैं, जो भी बेनिफिट्स हैं, वो आखिरी में आपको मिलेंगे। जो भी बेनिफिट्स हैं वो सब सारे के सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। सारे के सारे बेनिफिट्स पे राइट आपका है,
इसको कहते हैं बेनिफिशियल ओनरशिप। तो बेनिफिशियल ओनरशिप का मतलब या बेनिफिशियल ओनर का मतलब होता है कि जो पर्सन जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, उसको मिलेगी बेनिफिशियल ओनरशिप। बेनिफिशियल ओनरशिप मतलब कि जिसके पास डीमैट में शेयर्स हैं, फायदा आखिरी में उसी को मिलता है। शेयर्स पे होने वाला प्रॉफिट, भाई आपके शेयर्स पे जो भी प्रॉफिट होगा शेयर्स पे, ठीक है, आप शेयर्स को बेचोगे, शेयर्स पे जो डिविडेंड मिलेगा, ठीक है, वो बेनिफिशियल ओनर को मिलेगा। शेयर्स पे होने वाले बोनस शेयर्स, ठीक है, वो भी बेनिफिशियल ओनर को मिलेंगे। मीटिंग अटेंड करने जाना, वो भी बेनिफिशियल ओनर करेगा। ये सारे के सारे काम जो है, ये सारे के सारे राइट्स जो हैं, वो किसके पास है? बेनिफिशियल ओनर के पास है। क्या है? बेनिफिशियल ओनर के पास है। तो बेनिफिशियल ओनर का मतलब क्या होता है? हाँ जी बेटा, बेनिफिशियल ओनर का मतलब एक ऐसा ओनर जिसके नाम पे रजिस्टर्ड तो नहीं है शेयर्स, मगर सारा का सारा बेनिफिट उसी को मिलेगा, इसको कहते हैं बेनिफिशियल ओनर। अब हमारे यहाँ पे एक टॉपिक है बेनिफिशियल ओनर के बारे में। तो हमारे यहाँ पे एक सेक्शन आएगा, सेक्शन 89, और दूसरा आएगा सेक्शन 90, जिसके अंदर बेनिफिशियल ओनर के बारे में हमें स्टडी करना है। देखो क्या होता है, जब कोई पर्सन, ठीक है, जब कोई पर्सन शेयर्स खरीदता है, क्या खरीदता है? शेयर्स खरीदता है। आप समझना, जैसे एग्जाम्पल देके समझाता हूं मैं आपको। अब लेट्स टॉक अबाउट सचिन तेंदुलकर। अब सचिन तेंदुलकर सबको पता है कितने फेमस हैं, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी, MSD, ठीक है, कितने ज्यादा फेमस है। तो सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, ये सब बहुत ज्यादा फेमस पर्सनैलिटीज हैं। बड़े बड़े एक्टर्स हो गए, अमिताभ बच्चन हो गए, शाहरुख खान हो गए। तो ये ना, ये बड़े फेमस पर्सन हैं, बड़े फेमस पर्सनैलिटीज हैं, बहुत मतलब नाम है इनका। अब होता क्या है, जब इतने सारे फेमस लोग होते हैं, जब इनका इतना नाम होता है, तो वो इनके पास ना टाइम नहीं होता अपने इन्वेस्टमेंट्स को संभालने का। किसको संभालने का? इन्वेस्टमेंट्स को संभालने का। इनके पास क्या होता है यार, इनके पास ना, देखो सिंपल सी बात है, ठीक है, पैसा बहुत है, पैसा बहुत कमा रहे, बट कमाने से क्या होता है, एक टाइम के बाद मूवीज मिलना बंद हो जाएगी। बहुत सारे एक्टर्स पहले बहुत चलते थे, अब नहीं चलते। जैसे गोविंदा के बारे में बात करते हैं, गोविंदा पहले बहुत चला करते थे, अब नहीं चलते, बट अभी भी उनके पास इतनी सारी प्रॉपर्टीज है, इतना सब कुछ है। तो वो कैसे मैनेज होता है, उसका रीजन बताता हूँ। ये लोग क्या करते हैं, जब ये लोग कमाते हैं ना, तो कमाने पे फोकस करते हैं। अब आपको पता है, जब 15 दिन के लिए बाहर चले जाएंगे, 20 दिन के लिए बाहर चले जाएंगे, 2 महीने के लिए बाहर जाके शूटिंग कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ना जनरली एक ट्रस्ट बना देते हैं। क्या बना देते हैं? ट्रस्ट बना देते हैं ये लोग, ठीक है, ट्रस्ट बना देते हैं या कोई कंपनी बना देते हैं, कुछ इस तरीके से काम करते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, जब ट्रस्ट बना देते हैं, कोई कंपनी बना देते हैं, तो उनको दे देते हैं फंड्स, मतलब उनको दे देते हैं फंड्स। जैसे उनको 5 करोड़ दे दिए, 10 करोड़ दे दिए, 2 करोड़ दे दिए। अब वो जो फंड्स है ना, वो किसके हैं? वो तो है तो कंपनी के। अब वो जो कंपनी है या जो ट्रस्ट है, वो किसकी है? मान लो सचिन की है, सचिन तेंदुलकर की है वो। अब सचिन सर की क्या है? सचिन सर की यहाँ पे देखा जाए तो सचिन सर की यहाँ पे एक ट्रस्ट है या फिर एक कंपनी है, ठीक है, सचिन सर की। अब वो क्या करती है, वो ट्रस्ट क्या करती है, वो कंपनी के शेयर्स खरीदती है, कंपनी में इन्वेस्ट करती है, कंपनी के शेयर्स खरीदती है। अब अगर देखा जाए तो वो जो कंपनी ने शेयर्स खरीदे या जो ट्रस्ट ने शेयर्स खरीदे, क्या वो ट्रस्ट के खुद के शेयर्स हैं? आंसर आता है नहीं सर, वो ट्रस्ट के खुद के शेयर्स नहीं है, ठीक है, वो ट्रस्ट ने अपने नाम पे खरीदे हैं। तो वो ट्रस्ट ने जो अपने नाम पे खरीदे हैं, उस नाम के अलावा पीछे बैकग्राउंड में कौन सा पर्सन बैठा है? तो बैकग्राउंड में जो पर्सन बैठा है, सारा पैसा उसका है, सारा बेनिफिट उसको मिलेगा। तो उस कंडीशन में ये जो ट्रस्ट है, इसके तो नाम पे शेयर्स इन्होंने खरीद लिए, इन्होंने अपने नाम पे शेयर्स खरीद लिए, बट एक्चुअली जो बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा किसको? सचिन सर को। तो यहां पे जो सचिन है वो बन जाएगा बेनिफिशियल ओनर। क्या बन जाएगा? बेनिफिशियल ओनर। तो जो पर्सन ऐसा करता है ना, जैसे जो पर्सन ऐसा कर रहा है, जैसे ट्रस्ट ऐसा कर रही है, तो ट्रस्ट को कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि ये जो शेयर्स मैं खरीद रहा हूं ना, ये मेरे नहीं है, ये शेयर्स मुझे बिलोंग नहीं करते, ये एक्चुअली जो शेयर्स हैं दे डजंट बिलोंग्स टू मी, वो मेरे को बिलोंग नहीं करते, मेरे नहीं है। ये जो शेयर्स हैं, ये सारे के सारे शेयर्स किसके हैं? सारे के सारे शेयर्स हैं सचिन सर के। मतलब सारा का सारा जो बेनिफिट इसमें मिलने वाला है ना, वो मेरे को नहीं मिलने वाला, सारा का सारा बेनिफिट मिलने वाला है सचिन सर को। तो मुझे डिस्क्लोज करना पड़ेगा
कि भैया यहाँ पे बेनिफिशियल ओनर कौन है, यहाँ पे बेनिफिशियल ओनर यहाँ पे सचिन है, ठीक है, ना कि ये ट्रस्ट। तो क्या होता है, जो भी पर्सन ऐसा कभी करता है तो उसे डिस्क्लोज करना पड़ता है कि भैया ये जो शेयर्स हैं ये आपके नाम पे, नाम हमारा आ रहा है बट हमारे नहीं है भाई ये शेयर्स किसको बिलोंग करते हैं, शेयर्स बिलोंग करते हैं सचिन को। समझ आ गया कि शेयर्स किसको बिलोंग करते हैं, शेयर्स बिलोंग करते हैं सचिन सर को, ठीक है। तो हमारे शेयर्स नहीं है, दीज शेयर्स बिलोंग टू सचिन सर। कॉन्सेप्ट समझ आ गया सबको, ठीक है। तो ये सचिन सर को बिलोंग करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इसको कहते हैं बेनिफिशियल ओनर और ये आता है आपका सेक्शन 89 के अंदर। समझ गए क्या। और कंपनी की भी जिम्मेदारी है कि कंपनी आरओसी को डिस्क्लोज करेगा ये चीज, ये जो शेयर्स हैं, ये जो ट्रस्ट दिख रहा है, ये ट्रस्ट एक्चुअली ये नहीं है बेनिफिशियल ओनर। सच्ची ओनर कौन है, सच्ची में ओनर है सचिन सर। समझ आ गया, सच्ची के ओनर कौन है, सचिन सर ओनर है। समझ आ गया कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन 89। सेक्शन 89 समझ आया बेटा आप लोग को, ठीक है, फाइन। अब सेक्शन 90 भी ना बात तो बेनिफिशियल ओनरशिप के बारे में ही करता है। सेक्शन जो 90 है वो भी बात तो देखो बेनिफिशियल ओनरशिप के बारे में ही करता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 90 भी बेनिफिशियल ओनरशिप के बारे में बात करता है, बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। क्या होता है सेक्शन 89 है सर, बेनिफिशियल ओनर और रियल ओनर में क्या डिफरेंस है। वैभव देखो यार एक बात बताओ, एक एग्जांपल देता हूँ। आपने मुझे पैसे दिए, आपने मुझे पैसे दिए, है ना, और मैंने एक म्यूचुअल फंड कंपनी बनाई। क्या बनाई, एक म्यूचुअल फंड कंपनी बनाई। भाई मेरी है एक म्यूचुअल फंड कंपनी, आप समझना, म्यूचुअल फंड कंपनी बनाई है ना। अब म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करता है, पब्लिक से पैसा लेता है और पब्लिक से पैसा लेके शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। ओके, तो रियल में ओनर कौन हो गया, शेयर्स का। म्यूचुअल फंड कंपनी रियल में ओनर हो गया, मतलब कंपनीज में नाम दिखेगा कि भैया ये तो रियल में ओनर है म्यूचुअल फंड कंपनी। बट एक्चुअली बेनिफिट किसको मिलेगा, बेनिफिट तो पब्लिक को मिलेगा ना। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास बहुत सारी कंपनीज के म्यूचुअल फंड्स हैं। म्यूचुअल फंड्स मतलब मैंने म्यूचुअल फंड्स खरीद रखे हैं। तो म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है, मैं म्यूचुअल फंड को पैसे देता हूँ, म्यूचुअल फंड कंपनी, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, मैं बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। अब मैं जो कमाता हूँ मैं म्यूचुअल फंड कंपनी को देता हूँ, म्यूचुअल फंड कंपनी मेरे नाम पे शेयर्स लेती है और मेरे जैसे पता नहीं हजारों लोगों के नाम पे शेयर्स लेती है एक साथ, ठीक है। तो शेयर्स तो किसके नाम पे रहेंगे, म्यूचुअल फंड कंपनी के नाम पे। बट सारा जो बेनिफिट आता है जैसे कि डिविडेंड हो गया, जो बोनस शेयर्स हो गए, वो सारा का सारा हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर हो गया। मगर कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ता है, आपको बताना पड़ेगा, मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी नाम बताएगी, लिस्ट बताएगी कि ये सारे ओनर्स हैं आपके शेयर्स के, समझ गए। और वो लिस्ट आरओसी के पास भी रहती है, अच्छा कि इसके पास शेयर्स है, समझ आ गया। इससे क्या ट्रैक हो जाता है ना, नहीं तो कोई इंसान क्या करेगा, आज म्यूचुअल फंड में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर दे तो इनकम टैक्स उसको डिटेक्ट कैसे करेगा। तो सब कुछ आपस में कनेक्टेड है, इसलिए बेनिफिशियल ओनर कौन है इसको डिटेक्ट करना जरूरी होता है। ओके, अब ये तो था देखो सेक्शन 89 जिसमें अच्छा काम है, साफ काम है, सब दिख रहा है, नजर आ रहा है। अब सेक्शन 90 जो बनाया गया है ना, वो उन लोगों के लिए बनाया गया है जो इस चीज का गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अब यार एक बात समझो, एग्जाम्पल देके समझाता हूं मैं आपको, है ना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आज आप लोगों ने सुना होगा ना, जैसे क्या लोग क्या करते हैं, जैसे कोई मिनिस्टर हो गया या कोई इस तरीके का पर्सन हो गया, टैक्स बचाने के चक्कर में जो प्रॉपर्टी होती है ना उनकी, वो क्या करते हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन जो करवाते हैं, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन जो करवाते हैं ना, रजिस्ट्री होती है ना, ठीक है, रजिस्ट्री होती है प्रॉपर्टी की, वो अपने नाम पे ना करके, ठीक है, खुद के सेल्फ नेम में ना करके, वो किसी एम्प्लॉय जो जैसे होता है ना कि यार उसका कोई पुराना एम्प्लॉय है बहुत सालों से, उसके नाम पे रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन जो करवाया प्रॉपर्टी का, वो सर्वेंट के नाम पे करवा दिया। अब पता है आपको सर्वेंट ये भागेगा नहीं, ठीक है, इसकी पूरी फैमिली हमारे पास ही रहती है, भाग के जाएगा कहाँ, ठीक है। और आपको पता है आप खतरनाक आदमी हो, ठीक है, सर्वेंट भाग गया तो उठवा लोगे उसे, मरवा दोगे उसे, तो उसको पता है, उसको डर है और उसको ईमानदार आदमी है, ठीक है। और आप ऐसा करते हो, सर्वेंट के नाम पे रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो, सर्वेंट भी खुश है क्योंकि वो एक प्रॉपर्टी अब भाग के करेगा क्या, उसको पता है कि सर ऐसा हमेशा करते रहते हैं और मेरे को अच्छा पैसा देते भी रहते हैं। तो एक तो हो गया शॉर्ट टर्म लालच, एक हो गया लॉन्ग टर्म लालच। तो उसने लॉन्ग टर्म लालच के चक्कर में रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि क्योंकि वो इनकम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो इसलिए ऐसा करते हैं कि वो क्या करते हैं, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन सर्वेंट के नाम पे करवा देते हैं। बट जब इनकम टैक्स पकड़ने में आती है तो पकड़ती है सर्वेंट को बोलते हैं कि भाई साहब तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहाँ से। अब उसको ढूंढते हैं पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा पता लगा
प्रॉपर्टी किसकी है, प्रॉपर्टी किसी और की है और ओनर किसी और को बना रखा है। बेनिफिट और रेंट जो आता है वो अल्टीमेटली किसको मिलता है भाई, अगर प्रॉपर्टी मान लो अपन ने बनाई और रेंट आता है इस पे, तो रेंट तो किसको मिल रहा है, रेंट तो इसी पर्सन को मिल रहा है, इसी को मिल रहा है, बट प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन इसके नाम पे है। तो रियल ओनर को खोजने की कोशिश करते हैं, रियल ओनर को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि अच्छा ये तो तुम झूठ बोल रहे थे, रियल ओनर तो कोई और है, ठीक है, तो तुमने बेनामी प्रॉपर्टीज, लोग आपने सुना होगा ना बेनामी प्रॉपर्टीज होती है जिसके मालिक का कोई नाम नहीं होता, बिना नाम के गलत नाम से, ऐसे रजिस्ट्रेशन पहले करवा लेते थे, अभी थोड़ा रिस्की हो गया क्योंकि इसके अगेंस्ट प्रोविजंस बन गए। तो सेक्शन 90 बोलता है कि जब कोई पर्सन क्या करता है, जब कोई पर्सन, जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ठीक है, अब एक बंदे ने क्या किया, उसने ना एक बंदे ने कंपनी बनाई, क्या बनाई, कंपनी बनाई, कोई है मिस्टर एक्स। अब मिस्टर एक्स ने क्या किया, कंपनी बनाई, देखो सिंपल सी बात है, कंपनी बना रहा है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स आदमी है कि उसने कंपनी बनाई, ठीक है, और कंपनी का नाम है मान लो ए प्राइवेट लिमिटेड, क्या नाम है, ए प्राइवेट लिमिटेड नाम है इस कंपनी का। ए प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी बना दी, सर बहुत अच्छी बात है सर, ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दी, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने ए प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जो कंपनी बनाई है ना, ठीक है, उसमें क्या सीन चल रहा है, उसके अंदर ना, उसके अंदर उसकी क्या कर दी, उसकी एक सब्सिडरी कंपनी बना दी, उसकी भी एक सब्सिडरी कंपनी बना दी, ठीक है, उसका नाम रखा पी प्राइवेट लिमिटेड, मान लो क्या लिखा उसका नाम, पी प्राइवेट लिमिटेड। मतलब आप देख रहे हो चल क्या रहा है यहाँ पे, पूरी कहानी क्या चल रही है, बंदा है एक्स, ए प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरा है पी प्राइवेट लिमिटेड, समझना बात को। अब पी प्राइवेट लिमिटेड है, अब पी प्राइवेट लिमिटेड ने क्या किया, मान लो किसी बड़ी कंपनी के, जैसे कि मानते हैं डी मार्ट, अब डी मार्ट के मान लो 10% शेयर्स होल्ड कर लिए, 10% शेयर्स होल्ड कर लिए डी मार्ट के। डी मार्ट तो पता ही है, डी मार्ट तो नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, डी मार्ट मतलब एवेन्यूज सुपरमार्ट, कंपनी का जो नाम है वो है एवेन्यूज सुपरमार्ट। क्या नाम है कंपनी का, एवेन्यूज सुपरमार्ट। तो उसने क्या कर लिए, डी मार्ट के मतलब एवेन्यूज सुपरमार्ट के 10% शेयर्स खरीद लिए। अब हुआ क्या कि खरीदे किसने है, पी ने, पी को होल्ड कौन करता है, ए, और ए को होल्ड कौन करता है, मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स के पास इस ए लिमिटेड के मैक्सिमम शेयर्स हैं, 90%, 99% शेयर्स हैं। फिर ए के लिमिटेड के पास पी लिमिटेड के बहुत ज्यादा शेयर्स हैं। तो इसको कहते हैं लेयरिंग करना, क्या कहते हैं इसे, लेयरिंग करना, ताकि ट्रैक ना कर सके कोई, समझ रहे हो ना, मतलब इट्स एक तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग की टेक्निक है। क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग की टेक्निक है। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब हवाला, तो हवाले की टेक्निक हो गई है। इसमें क्या होता है, अपन परते चढ़ाते जाते हैं ताकि क्या है, डिटेक्शन बड़ा दिक्कत हो जाए। तो आप समझ रहे हो, एक परत हटाएंगे, अच्छा इसके नीचे, अच्छा इसके नीचे, अच्छा, तो फिर फाइनली बंदा दिखेगा, ओहो अच्छा तुम हो क्या, समझ रहे हो। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से पूरा का पूरा सीन चलता है, पूरा का पूरा काम चलता है। तो ये लोग यही बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपन रियल ओनर को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि भैया किसके पास कंट्रोलिंग पावर है, किसके पास बहुत सारे शेयर्स हैं, और उसने अपना नाम तक डिस्क्लोज नहीं कर रखा। तो एक्चुअली बेनिफिशियल ओनर कौन हो गया यहाँ पे, एक्चुअली में बेनिफिशियल ओनर यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, डीमार्ट का बेनिफिशियल ओनर हो गया एक्स, समझ रहे हो। इसी तरीके से क्या है, देखो यार डीमार्ट के जो शेयर्स है ना, वो किसके पास है, सबसे ज्यादा शेयर्स है डीमार्ट के आर के धमानी के पास। राधा कृष्णन धमानी जो है वो डीमार्ट के एक्चुअल ओनर है। तो सबसे ज्यादा शेयर्स किसके पास है, आर के धमानी के पास है, राधा कृष्णन धमानी के और उनके परिवार के पास है, जिनके पास 75% शेयर्स है। कितने हैं, 75% शेयर्स है कंपनी के करीब करीब। अब आप समझो 75% जो शेयर्स हैं वो उनकी फैमिली के पास है, आर के धमानी है उनकी फैमिली के पास है, ठीक है, राधा कृष्णन धमानी जो मेन ओनर है कंपनी को, जिन्होंने चालू किया था, उनके पास है। बट ये तो दुनिया को पता है ना, ये तो दुनिया को पता है, और एक्चुअली वो कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं। तो वो कंट्रोल कर सकते हैं कंपनी को डायरेक्टली, हाँ, क्योंकि उनका ये स्टेक डिस्क्लोज्ड है। तो डिस्क्लोज्ड है तो ऑब्वियसली वो कंट्रोल कर सकता है ना कंपनी को। जैसे मुकेश अंबानी कंपनी के डायरेक्टर बने हुए हैं, तो वो ओनर भी हैं और डायरेक्टर भी है, मैनेजिंग डायरेक्टर भी है, चेयरमैन भी है कंपनी के। तो बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते, बिल्कुल बन सकते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा शेयर्स है कंपनी के, ठीक है। उसी तरीके से भाई कोई भी पर्सन जो होता है ना, वो कंपनी को कंट्रोल कर सकता है, ओन कर सकता है, और डिस्क्लोज भी है। तो उनके बारे में पब्लिक को पता है, पूरे दुनिया को पता है। तो वो छुपे हुए नहीं है, बेनामी नहीं है, आप समझ रहे हो। उनके पास ओनरशिप भी है, बेनिफिशियल ओनरशिप भी है, और वो डिस्क्लोज्ड भी है। तो सेक्शन 90 यही बोलता है कि भैया हम ढूंढना चाहते हैं
कि कौन अपना पैसा ब्लैक का वाइट करने की कोशिश कर रहा है या लेयर्स बना के कंपनी के अंदर ओनरशिप क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, एक्चुअल बेनिफिशियल ओनर कौन है, समझ आ गया। और जैसे ही एक्चुअल बेनिफिशियल ओनर का पता लगता है तो सामने वाले पर्सन को इसके बारे में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अच्छा, डिस्क्लोज नहीं करा तो उसके ऊपर क्या लग सकती है, ठीक है, पेनल्टी लग सकती है 5 लाख तक की, 5 लाख रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। बोलो एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि ये बता दो, बताइए उदत, क्या पता, एकांश, भव्या, आयुष, दिशा, ठीक है, हर्ष, ओके ऋषभ, ओके विपुल, ठीक है निशा, चलिए ग्रेट, ओके रितिका, ओके मनन, ऑलराइट, दैट्स फैंटास्टिक, समझ आ गया। अब जरा एक बार थोड़ा नोट्स को गो थ्रू करते हैं एक बार। चलिए देखते हैं, ओके इसको गो थ्रू करते हैं फटाफट से। तो देखो यार यहाँ पे ना अब सेक्शन 89 में ऐसे एक बार देख लो, रूल 9 फॉर्म MGT4, MGT5, MGT6 और सेक्शन 90 रजिस्टर ऑफ, तो ये तो है डिक्लेरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन एनी शेयर, कोई अगर किसी शेयर में बेनिफिशियल इंटरेस्ट हो तो उसको डिस्क्लोज करना। रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल, आप समझ रहे हो, सिग्निफिकेंट वर्ड यूज करा गया, सिग्निफिकेंट, ऐसे छोटे मोटे कुछ नहीं। पर तेरे पास 4 शेयर है, अरे नहीं बताता तो नहीं बताता, कोई बात नहीं, कोई सिग्निफिकेंट थोड़ी है। सिग्निफिकेंट बनने के लिए आपके पास एक अच्छे खासे नंबर ऑफ शेयर्स होना जरूरी है, उनका डिस्क्लोजर चाहिए, ठीक है। तो सेक्शन 89 और सेक्शन 90 पे चलते हैं जरा। ये रहा, चलिए ओके, डिक्लेरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन एनी शेयर, सेक्शन 89। तो अगर आपका किसी भी शेयर में कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट है तो आपको इसको डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा, सिंपल सी कहानी है भैया। एनी पर्सन होल्डिंग बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन दी शेयर्स, एनी चेंजेस इन दी बेनिफिशियल इंटरेस्ट, ठीक है, मेंबर नॉट होल्डिंग बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन दी कंपनी, तो जिस मेंबर के पास बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं है वो बताएगा 89(1), ठीक है। एनी पर्सन होल्डिंग बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन दी शेयर्स, तो जिसके पास बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं है वो 89(1) में, बेनिफिशियल इंटरेस्ट है 89(2) में, चेंज है 89(3) में, तो 89(1), 89(2), 89(3). Shall file a declaration of beneficial interest within 30 days to ROC, ठीक है। तो ROC को 30 दिन में बताना पड़ेगा बेनिफिशियल इंटरेस्ट के बारे में। ये बताएगा मेरे पास बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं है, मेरे पास है, मेरे पास चेंज हुआ है, 30 दिन के अंदर अंदर ROC के पास फाइलिंग होगी। सेक्शन कौन सा बेटा, 89(1), 2 एंड 3। अब देखिए, अ पर्सन हुज नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, किसमें नाम आ गया तुम्हारा, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के अंदर आ गया। तो कंपनी क्या करती है, एक रजिस्टर मेंटेन करती है, क्या मेंटेन करती है बोलो, रजिस्टर मेंटेन करती है। तो कंपनी का, हर कंपनी एक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन करती है, ठीक है। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स जो होता है वो हर साल अपडेट करती है कंपनी, ठीक है, कई बार अपडेट करती है, जब जब मीटिंग करेगी तब तक अपडेट करेगी, बोनस शेयर्स देगी तब अपडेट करेगी, ठीक है, कंपनी में डिविडेंड देना है तब अपडेट करना है, तो ये सारे के सारे जो काम होते हैं ना सब हर टाइम अपडेट करा जाता है इसको। तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स जो होता है ना उसके अंदर जो भी कंपनी के मेंबर्स होते हैं उसके नाम आ जाते हैं। अब एक्चुअली क्या होता है, डिफरेंस है रजिस्टर ऑफ मेंबर और रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स में। रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स जो है ना उसका जो फोकस था ना वो ये था कि यार जिसके पास शेयर्स हैं उन पे फोकस करो, पर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एक्चुअली ये बोलता है कि यार एक बात बताओ मुझे जरा सोच के, कल को इमेजिन करो कि कल को, अगर सोच के बताना जरा, थिंक अबाउट इट, सोचना जरा कि भाई साहब अगर कल को तुम्हारे पास
है ना, शेयर्स ही नहीं है कंपनी के अंदर, तो रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर बना के दिखा दो तुम। हाँ सर फिर तो बना ही नहीं सकते, शेयर्स ही नहीं है शेयर्स नहीं है तो रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर नहीं बन सकता, इसलिए रजिस्टर ऑफ मेंबर्स इज इंपॉर्टेंट, तो रजिस्टर ऑफ मेंबर बनाना जरूरी है। ऑल राइट एवरीबॉडी, चलिए तो डिक्लेरेशन बाय रजिस्टर्ड होल्डर ऑफ शेयर्स, तो शेयर होल्डर का भी नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आता है। अ पर्सन हुज नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी एज द होल्डर ऑफ शेयर्स, कि भैया मेरे पास शेयर्स हैं इन दैट कंपनी बट हु डज नॉट होल्ड द बेनिफिशियल इंटरेस्ट, बट उसके पास क्या नहीं है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं है, मतलब तुम मालिक तो हो बट तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है। आप समझो बात को, क्या बोल रही है, तुम मालिक तो हो बट तुम्हारे पास राइट नहीं है। सर और कोई एग्जाम्पल देके समझाओ ना इसका। अच्छा चलो अब एक बात बताता हूं, मेरी बात सुनना। लोग गाड़ियां खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, ऑब्वियसली सर बिल्कुल खरीदते हैं। कैसे खरीदते हैं सर? 99% लोग तो सर गाड़ी और घर उधार पे, मतलब बोले तो बैंक लोन से लेते हैं। वो सही भी रहता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत कम है तो सबको फायदा भी मिल जाता है और इनकम टैक्स में भी छूट मिल जाती है, तो इंटरेस्ट का खर्चा आपने दिखा दिया, पहला पॉइंट। दूसरा सर कैश इतना ज़्यादा नहीं जाता तो आप अपने बिजनेस पे फोकस कर सकते हो, तो वेस्ट नहीं होगा पैसा आपका। तीसरा पॉइंट सर, लोन अगर आप लेते हो फॉर एग्जांपल तो आपको कई सारी, ठीक है, आपको मतलब डेप्रिसिएशन का खर्चा, तो इससे आपका क्या है, इनकम टैक्स में काफ़ी बेनिफिट्स मिल जाते हैं और इनकम टैक्स की नज़रों में भी नहीं आओगे। समझ रहे हो? तो सुनो, वेट करो, सुनना। अब हुआ क्या यार, मैंने गाड़ी खरीदी है ना, आपको पता है गाड़ी का जो ओनर है ना वो तब तक लोन वाली कंपनी रहेगी जब तक मैं उसको पैसा नहीं चुका देता। समझ रहे हो? वो तब तक क्या रहेगी, ओनर कौन रहेगा, ओनर बैंक रहेगा, मेरे घर का भी, ठीक है, और मेरे गाड़ी का भी ओनर कौन है, वो बैंक है। जब तक मैं उसको पैसा नहीं चुका देता तब तक के लिए वो ओनर है, और जिस दिन मैं पूरा पैसा चुका दूंगा ना उसके दिन के बाद मैं ओनर बन जाऊंगा। आप समझ रहे हो? बैंक ने उसको, बैंक के पास वो है, राइट है, कल को पैसा नहीं चुका पाता तो बैंक अपने राइट इस्तेमाल कर सकता है, मगर उसके सारे बेनिफिट्स मेरे। बैंक वाला ऐसे थोड़ी बोलेगा, बैंक वाला आएगा मेरे पास बोले यार एक बार गाड़ी चलाने देना भाई, देना यार, देना भाई, ऐसा थोड़ी करेगा बैंक वाला। ऐसा तो देख तेरे को लोन दिया हमने, गाड़ी चलाने नहीं देगा क्या, चल घूम के आना यार, एक बार दे देना गाड़ी, ऐसे नहीं होता यार, ऐसा थोड़ी। अच्छा तू घर से बाहर जा रहा है, चल ठीक है कोई बात नहीं, मैं मेरी फैमिली के साथ घर में रहने आ जाऊँ एक हफ्ते के लिए, तू कहीं और घूमने चले जाना है भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता ऑब्वियसली, ठीक है। तो वो जो सारे बेनिफिट्स हैं वो आप ही को मिलेंगे, इसको कहते हैं बेनिफिशियल ओनर। क्या कहते हैं इसे? बेनिफिशियल ओनर कहते हैं। तो यही बोल रहा है, पर्सन हुज नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर एज अ कंपनी, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, इज द होल्डर ऑफ शेयर्स इन दैट कंपनी बट हु डज नॉट होल्ड द बेनिफिशियल इंटरेस्ट, उसके पास बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं है, जैसे कि म्यूचुअल फंड कंपनीज, ठीक है, इन सच शेयर्स, उसको रजिस्टर्ड ओनर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सिर्फ रजिस्टर्ड ओनर कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, कि NSDL CDSL बताया था मैंने आपको। शैल फाइल विद द कंपनी ए डिक्लेरेशन टू द इफेक्ट इन फॉर्म नंबर MGT4, तो फॉर्म नंबर MGT4 में क्या बताना पड़ेगा, स्पेसिफाइंग द नेम एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ द पर्सन हु होल्ड्स द बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन सच शेयर्स, तो उसको बताना पड़ेगा कि भैया जो शेयर्स हैं वो मेरे पास नहीं है, वो उसके पास है। समझ रहे हो ना? तो आपको नाम बताना पड़ेगा, आपको उसकी डिटेल बतानी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा अगर अरे भैया शेयर्स जो है वो सच्ची में किसके पास है, सच्ची में जो उसकी बेनिफिशियल ओनरशिप है वो डीमैट अकाउंट होल्डर के पास है, या फिर म्यूचुअल फंड बोलेगा कि उस क्लाइंट के पास है, हमारे पास नहीं है, हमसे, ठीक है भाई, म्यूचुअल फंड हमने से मैनेजर, हम मैनेजर है उनके, ठीक है, मेंटेन करना चाहते हैं। अब अमीर आदमी होता है तो एक मैनेजर अपॉइंट कर देता है, ठीक है, और ज्यादा पैसे नहीं होते तो ठीक है हम बहुत सारे लोगों के मैनेजर बन जाते हैं। तो अमीर आदमी का एक मैनेजर चाहिए होता है, जैसे अमीर आदमी है, जैसे अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे, जैसे कि भाई अगर अमिताभ बच्चन को इन्वेस्ट करना है तो उनको 100 करोड़ इन्वेस्ट करने हैं, 50 करोड़ इन्वेस्ट करने हैं, तो वो एक मैनेजर अपॉइंट कर देते हैं डायरेक्टली, और जो इतने सारे जो लोग होते हैं जिसके बारे में अपन बात करते हैं वो ऐसे काम नहीं चलता। समझ आ गया? चलिए अब आगे देखते हैं इसमें, और कितने टाइम में बताना पड़ेगा, स्पेसिफाइंग द नेम एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ द पर्सन हु होल्ड्स द बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन सच शेयर्स, कितने दिन में, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, 30 दिन में बताना पड़ेगा, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑन विच हिज नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑफ सच कंपनी, ठीक है। तो जब रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में उसका नाम आ जाएगा उसके 30 दिन में उसको बताना पड़ेगा कि ठीक है भैया, ठीक है, सीधी सी बात है, एक्चुअली ओनर मैं नहीं हूं, कोई और है, ओके। अब जिसके पास बेनिफिशियल ओनर है उसका डिक्लेरेशन देखिए, तो ये बोलता है डिक्लेरेशन बाय पर्सन होल्डिंग बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन शेयर्स,
तो बोलता है एवरी पर्सन हु होल्ड्स और एक्वायर्स ए बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन शेयर ऑफ अ कंपनी शैल मेक अ डिक्लेरेशन टू द कंपनी इन फॉर्म MGT5। तो उसको MGT5 में बताना पड़ेगा, ठीक है, 30 दिन के अंदर अंदर, आफ्टर एक्वायरिंग सच बेनिफिशियल इंटरेस्ट, स्पेसिफाइंग द नेचर ऑफ इंटरेस्ट की किस तरीके का इंटरेस्ट है उसका, पर्टिकुलर्स ऑफ द पर्सन इज हुज नेम द शेयर स्टैंड रजिस्टर्ड इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। और उसको ये भी बताना पड़ेगा कि जो शेयर्स है वो मेरे नाम पे नहीं है, मैंने खरीदे हैं, ओनर मैं हूँ, इंटरेस्ट मेरा है, बट किसके नाम पे खरीदे हुए हैं, उस पर्टिकुलर पर्सन के नाम पे खरीदे हुए हैं। म्यूचुअल फंड कंपनीज में आपको डिक्लेरेशन ऐसे देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप जब म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू शेयर्स खरीदते हो ना, तो आप उनका फॉर्म वॉर्म साइन करते हो, तो उसके अंदर वो सारी डिक्लेरेशन एक साथ चली जाती है। तो आपको बार बार ऐसे, ठीक है, आप पावर ऑफ अटर्नी उनको देते हो, तो आपको बार बार ऐसे क्या नहीं करना पड़ता, शेयर्स खरीदने की अटर्नी आप उनको देते हो, पावर उनको देते हो, तो बार बार उनको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं होती, वो उनके एक्सेप्शन में चला जाता है, समझ गए। पर अदरवाइज कभी ऐसा होता है, जैसे अभी एग्जाम्पल दिया था, तो उस केस में आपको ट्रस्ट वगैरह है तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, आपको साइन करके बताना पड़ेगा। ओके, यहाँ तक समझ आ गया। तो ये सेक्शन कौन सा था, ये तो था 89(1). 89(1) के अंदर ऐसा हो रहा है। 89(1) में क्या हो रहा है भाई, 89 किसके बारे में बात करता है, ठीक है, बेनिफिशियल ओनरशिप के बारे में बात करता है। ओके, बेनिफिशियल ओनरशिप के बारे में बात करता है। दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है 89(2). 89(2) किसके बारे में बात करता है, 89(2) बात करता है डिक्लेरेशन ऑफ पर्सन होल्डिंग बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन शेयर्स। ठीक है, समझ आ गया ये पॉइंट। अब देखना जरा, अब आप इसमें देखो, इस पॉइंट में अपने को हाँ जी, अब यहाँ पे दे रखा है आपको डिक्लेरेशन बाय रजिस्टर्ड होल्डर ऑफ शेयर्स। ठीक है, इसके ब्रैकेट में आप मेंशन कर लो क्या, सेक्शन कौन सा है, 89 सबसेक्शन 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है पर्सन हुज नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर। ठीक है, तो अंडरलाइन करेंगे, इंपॉर्टेंट है, पर्सन हुज नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी एज द होल्डर ऑफ शेयर्स in that company but who does not hold the beneficial interest in such shares shall file with the company a declaration to the effect in form number MGT4 specifying the name and other particulars of the person who holds the beneficial interest। ठीक है, जिसके पास बेनिफिशियल इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये सेम लाइन बोल रहा है, बड़े इंपॉर्टेंट है, ये इजी सा है, इसके आगे तो कोई दिक्कत है नहीं। तो इसमें मेन पॉइंट यही है कि जिसके पास शेयर्स हैं, ठीक है, जो रजिस्टर्ड ओनर है उसको डिस्क्लोजर करना पड़ेगा कितने दिन में, अच्छा कितने दिन में डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, 30 दिन। ये अंडरलाइन कर लेना, 30 डेज को, 30 डेज को अंडरलाइन कर लेना, बॉक्स बना लेना, 30 दिन में उसको डिस्क्लोजर देना है। कौन से फॉर्म में देना है, इसको बॉक्स बना लो, MGT4 में डिस्क्लोजर देना है। ठीक है, क्या बताना पड़ेगा, ठीक है, उसको बताना पड़ेगा कि भैया मेरे पास क्या हूँ, मैं तो एक रजिस्टर्ड ओनर हूँ, एक्चुअली बेनिफिशियल इंटरेस्ट किसी और के पास है, समझ गए क्या। तो क्या बताना पड़ेगा, ठीक है, हु डज नॉट होल्ड द बेनिफिशियल इंटरेस्ट, उसको बताना पड़ेगा उस पर्सन का नाम, ठीक है, स्पेसिफाई द नेम एंड पर्टिकुलर्स ऑफ द पर्सन हु होल्ड्स द बेनिफिशियल इंटरेस्ट, जिसके पास बेनिफिशियल इंटरेस्ट है। ओके फाइन। दूसरा पॉइंट है डिक्लेरेशन बाय पर्सन होल्डिंग बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन शेयर्स। ये सेक्शन कौन सा है, सेक्शन वही सेक्शन 89 सबसेक्शन 2, जिसके पास बेनिफिशियल इंटरेस्ट है उसके बारे में उसका डिस्क्लोजर जा रहा है। तो क्या बोलते हैं, एवरी पर्सन, अब आगे देखिए, डिक्लेरेशन बाय पर्सन होल्डिंग बेनिफिशियल इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसमें दे रखा है एवरी पर्सन हु होल्ड्स एक्वायर्स ए बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन शेयर, उसको क्या करना पड़ेगा, जिसके पास बेनिफिशियल इंटरेस्ट है उसको MGT5 के अंदर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ठीक है, तो MGT5 में उसको डिस्क्लोज करना है 30 दिन के अंदर अंदर। तो देखो यार, दोनों सेम पॉइंट्स ही हैं, साथ में कोई डिफरेंस नहीं है।
ऊपर वाले में क्या करना है, MGT 4 में डिस्क्लोजर दे रहा है और यहाँ पे MGT 5 में। ऊपर वाले में बोल रहा है भैया मैं ओनर नहीं हूँ, मेरे पास मेरे नाम पे शेयर्स हैं, सच्ची में मैं ओनर नहीं हूँ। और नीचे वाला क्या कर रहा है, नीचे वाला उल्टा काम कर रहा है, वो क्या बोल रहा है, भाई मैं ओनर हूँ, मैं ओनर हूँ, मैं मेरे पास। ठीक है, ऑल राइट। आफ्टर एक्वायरिंग सच बेनिफिशियल इंटरेस्ट स्पेसिफाइंग द नेचर ऑफ इंटरेस्ट, कैसा इंटरेस्ट है, पर्टिकुलर्स ऑफ द पर्सन, ठीक है, जिसके नाम पे शेयर्स आपने रजिस्टर्ड करवाए हैं। तो यहाँ पे उल्टा चल रहा है, एकदम उल्टा। मतलब वो बोलता है देखो मेरे नाम पे शेयर्स हैं मगर मैं ओनर नहीं हूँ, ओनर ये पर्सन है। अब ये जो पर्सन है ये डिस्क्लोजर देगा कि देखो मेरे नाम पे शेयर्स नहीं है बट मैं एक्चुअली ओनर हूँ और मेरे शेयर्स इस पर्सन के नाम पे रजिस्टर्ड करा रखे। तो दोनों को डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, इससे वेरीफाई भी हो जाएगा। एक दे रहा है MGT 4 में, एक दे रहा है MGT 5 में। बोलो भैया किसी को डाउट है क्या इस पॉइंट में? अब नेक्स्ट आता है, ठीक है, MGT। अब देखो नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है डिक्लेरेशन इन केस ऑफ चेंज इन बेनिफिशियल इंटरेस्ट। अगर चेंज आ रहा है तो सेक्शन कौन सा लगेगा, सेक्शन 89 सबसेक्शन 3 एप्लीकेबल हो जाएगा अगर चेंज आता है तो, समझ गए। एनी चेंज इन अकर्स इन द बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन एनी शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच a declaration has been filed under section 89(1), 89(2), then within 30 days of such change a declaration is to be made to the company। आसान था भैया, चेंज हो गया यार, कुछ भी चेंज आता है 89(1) में, 89(2) में। मतलब मेरे को अब मेरे को ट्रस्टीज पसंद नहीं है, मैंने चेंज कर दिया, ट्रस्टीज को चेंज कर दिया। तो सचिन तेंदुलकर को वो ट्रस्टी पसंद नहीं आ रहा था, उसको उसका काम सही नहीं लग रहा था। सचिन ने क्या करा, बोले यार इसको चेंज कराओ, इसको ट्रस्टी, दूसरा ट्रस्टी अपॉइंट करो इसकी जगह पे। दूसरा ट्रस्टी अपॉइंट कर दिया तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है भाई, हो गया तो हो गया, दूसरा ट्रस्टी अपॉइंट कर दिया, सिंपल सी बात है। और बोलो भाई कोई दिक्कत इसमें? भाई हमें दूसरा ट्रस्टी अपॉइंट करना था, हमने दूसरा ट्रस्टी इसकी जगह पे अपॉइंट कर दिया, काम खत्म हो गया। तो उनको बताना पड़ेगा, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि भैया ट्रस्टी चेंज हो चुका है, ओके। और अगर वो पर्सन शेयर्स बेच के निकल जाता है, कोई और खरीद लेता है, तो उसको ये भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि ओनरशिप चेंज हो गई है। सिंपल इज दैट। अब आगे लिखा है इसके अंदर, फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय द कंपनी विद द रजिस्ट्रार। अब रजिस्ट्रार को कंपनी बता देगी कि यार, कंपनी भी बताएगी। तो वेर एनी डिक्लेरेशन अंडर दिस सेक्शन इज मेड टू अ कंपनी, द कंपनी शैल मेक अ नोट ऑफ सच डिक्लेरेशन। जब भी कंपनी के पास ये चीजें पता लगेगी तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी भी अब आगे बताएगी। इन द रजिस्टर, कंपनी क्या करेगी, इसको अपने रजिस्टर में लिख के रख लेगी। एंड शेल फाइल विद इन 30 डेज, जैसे ही उसको पता लगेगा तो वो भी 30 दिन में MGT 6 में, ठीक है, रजिस्ट्रार को बता देगी। मतलब हर कंडीशन में देखो, मैंने सेक्शन 89 के अंदर, ठीक है, कितने दिन का टाइम रखा है, मैंने सेक्शन 89 के अंदर, देखो बहुत सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ, सेक्शन 89 के अंदर मैंने कितने दिनों का टाइम रखा है, सेक्शन 89 के अंदर मैंने हर कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ 30 दिन का टाइम रखा है। समझ गए क्या? तो इसका एक शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, फटाफट से लिख लेना, ठीक है भैया। क्या देना है आपको, ठीक है, डिस्क्लोजर विथ रिस्पेक्ट टू बेनिफिशियल इंटरेस्ट। करेक्ट है ना? डिस्क्लोजर विथ रेस्पेक्ट टू बेनिफिशियल इंटरेस्ट। तो बेनिफिशियल इंटरेस्ट के अंदर डिस्क्लोजर क्या जाएगा, सेक्शन कौन सा इसका, ओवरऑल सेक्शन कौन सा है, सेक्शन तो है इसका 89। अब सेक्शन जाएगा सेक्शन 89 सबसेक्शन 1, ठीक है, जहां पे डिस्क्लोजर कौन कर रहा है, डिस्क्लोजर बाय कौन कर रहा है, डिस्क्लोजर, ठीक है, डिस्क्लोजर बाय रजिस्टर्ड ओनर डिस्क्लोजर कर रहा है, जिसके नाम पे शेयर्स हैं। क्या डिस्क्लोजर करेगा रजिस्टर्ड ओनर, नेम ऑफ बेनिफिशियल ओनर, डिस्क्लोज करेगा, करेक्ट ना? कितने दिनों में, 30 डेज में, ओके। 30 डेज में जैसे ही रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में इसका नाम आ जाएगा, ठीक है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर इसको डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, नेम ऑफ बेनिफिशियल ओनर, ठीक है। फॉर्म नंबर है MGT 4, फॉर्म नंबर MGT 4 में। सर ROC को ये बताना ज़रूरी है क्या, उसका शेयर होल्डर कौन सा ट्रस्ट है या कोई इंडिविजुअल? हाँ, पूरा सब कुछ बताना ज़रूरी है, ठीक है, सब कुछ इसमें बताया जाएगा, ठीक है, हर चीज़ यहाँ पे डिस्क्लोज करी जाएगी।
थोड़ा स्लो हो गया ये, चलो। हाँ जी, तो MGT4 को सॉरी ROC को, हाँ ठीक है, MGT4 में चला गया 30 दिन के अंदर अंदर। MGT4 में 30 डेज में ROC को डिक्लेरेशन दे दिया, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारे पास सेक्शन आता है 89(2). 89(2) में डिक्लेरेशन कौन देगा, डिक्लेरेशन या डिस्क्लोजर कौन करेगा? अब यहाँ पे डिस्क्लोजर कौन करेगा? डिस्क्लोजर बाय बेनिफिशियल ओनर। अब देखो मैं यार बेनिफिशियल ओनर को BO लिख रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है ना। तो डिक्लेरेशन कौन दे रहा है इस बार? बेनिफिशियल ओनर दे रहा है। अब बेनिफिशियल ओनर डिक्लेरेशन देगा कि भाई मेरे जो शेयर्स हैं एक्चुअली ओनर मैं हूँ और ये रजिस्टर्ड ओनर के नाम पे लगवा रखे हैं, ठीक है। नेम ऑफ रजिस्टर्ड ओनर बता देगा ये, और 30 दिन में जाएगा, सेम पॉइंट है। और MGT5 में, फॉर्म नंबर MGT5 में डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए अलग से फॉर्म बना दिया MGT5। अब इसी तरीके से क्या होता है, इसी तरीके से लोग क्या करना चाहते हैं, अगर अगले पेज पे लिखते हैं अपन 89 सबसेक्शन 3 चल रहा है, जहां पे कंपनी किसको डिस्क्लोज करेगी? कंपनी विल मेक डिस्क्लोजर टू ROC। कंपनी डिस्क्लोजर करेगी ROC के पास में, ओके। और फॉर्म नंबर कौन सा आएगा? फॉर्म नंबर आएगा MGT6। कितने दिनों में? 30 डेज में, ओके डन। बताइए अब किसी को डाउट है क्या? हाँ जी, बताइए किसी को डाउट है क्या? 89(2) दिखा दो एक बार, ले लो, लिख लो इसे। हाँ, आर यू डन राइटिंग दिस गाइस? बेटा आप लोगों ने लिख लिया क्या? डन। कोई डाउट है? छोटा सा भी डाउट है तो पूछ लो, छोटू सा भी डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूँ। ओके चलिए, ये हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ डिक्लेरेशन। अब देखो, अब आपने डिक्लेरेशन फाइल नहीं करा, अब क्या करेंगे? तो अगर आपने डिक्लेरेशन फाइल नहीं करा, वेयर डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 89 इज नॉट फाइल्ड बाय द बेनिफिशियल ओनर,
अगर वो बेनिफिशियल ओनर फाइल नहीं करता, देन एनी राइट with respect to such shares shall not be enforceable by the beneficial owner or by any person claiming through him. मतलब खेल खत्म, समझ रहे हो, पैसा डूब जाएगा। क्या बोलता है ये, क्या where a declaration required under section 89 is not filed by the beneficial owner, beneficial owner ने फाइल नहीं करा, बताया नहीं, then any right with respect to such shares shall not be enforceable by the beneficial owner। मतलब आप समझ रहे हो, मतलब बेनिफिशियल ओनर के साथ ऐसा हो गया कि देखो भैया, बेनिफिशियल ओनर अगर तुम नहीं बताते कि तुम बेनिफिशियल ओनर हो, है ना, और कल को रजिस्टर्ड ओनर तुम्हारे साथ धोखाधड़ी कर देता है, तो कर दिया तो कर दिया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब इतनी बड़ी सजा कि अगर कल को बेनिफिशियल ओनर ने तुम्हारे साथ धोखा कर दिया तो उसने धोखा कर दिया, और तुम्हारे पास यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन का राइट नहीं अवेलेबल होगा। क्या नहीं होगा, तुम्हारे पास इसका कोई प्रोटेक्शन का राइट अवेलेबल नहीं होगा। तो अगर बेनिफिशियल ओनर यहाँ पे क्या करता है, बेनिफिशियल ओनर यहाँ पे डिस्क्लोजर नहीं करता है, तो प्रोटेक्शन का राइट उसका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ओके, उसका प्रोटेक्शन का राइट खत्म हो जाएगा। The consequences of non-filing of declaration where a declaration required under section 89 is not filed by the beneficial owner, तो क्या करेंगे, then any right with respect of such shares, जो राइट है उसका शेयर्स के लिए वो एनफोर्स नहीं कर सकता, कोर्ट में ले जा नहीं सकता, by the beneficial owner or by any person claiming through him। बोलो भैया, बोलो, पैसा नहीं ले पाएंगे यार, खेल खत्म, डूब गया, जल्दी बताइए। ओके, चलो। ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू पे डिविडेंड नॉट अफेक्टेड, कंपनी की जो जिम्मेदारी है, कंपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। कंपनी बोलती है हम जिम्मेदार लोग हैं, हम हमारी जिम्मेदारी निभाने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रिजुडिस द ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी, मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कंपनी की पावर को कम कर दे, प्रिजुडिस कर दे, कम कर दे। समझ रहे हो, कंपनी की पावर कहीं भी कम नहीं होगी। कंपनी की जिम्मेदारी जो है, भैया कंपनी हो तुम, तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्या जिम्मेदारी है कंपनी की, डिविडेंड तुम्हें देना पड़ेगा। अगर तुमने डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो डिविडेंड आपको देना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स को नोटिस देना पड़ेगा, सारे काम करने पड़ेंगे। एंड अगर आप अपनी जिम्मेदारी को फॉलो नहीं करोगे तो कंपनी के साथ ऐसा नहीं हो सकता, कंपनी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसके लिए बोलता है कि ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू पे डिविडेंड इज नॉट अफेक्टेड, कंपनी की जो ड्यूटी है वो अफेक्ट नहीं होगी। Nothing contained in this section shall be deemed to prejudice the obligation of a company, na to pay dividend to its member under this act, and the said obligation shall on the payment stand discharged। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है, पैसा देना पड़ेगा, डिविडेंड देना पड़ेगा। समझ आ गया? मीनिंग ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन इन सेक्शन 90, ठीक है, इस सेक्शन के लिए या फिर सेक्शन 90 के लिए, क्योंकि दोनों कॉमन है, दोनों बेनिफिशियल इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं। एक में आप खुलेआम बता रहे हो, अरे भैया मैंने पैसे लगाए, मैंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, और दूसरे में आप छुपाने की कोशिश कर, दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है भाई। सेक्शन 89 इज लाइक प्यार से चल रहा है अपना, अरे भाई मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अमीर आदमी हूँ, मैंने दे दिया किसी और को काम संभालने के लिए, समझ रहे हो, एक तो हो गया ये, और दूसरा हो गया ना मैं तो बता ही नहीं रहा किसी को, तुम ढूंढ के दिखाओ, समझ रहे हो। तो एक में मैं सेल्फ डिक्लेरेशन दे रहा हूँ कि देखो मैं तो खुद बताने आ गया, ठीक है, मैं तो खुद ऐसे थप्पी खाने आ गया, कोई दिक्कत नहीं, तो मैं ढूंढने की जरूरत नहीं है। और दूसरे में क्या है, मैं छुप गया जाके, अब तुम ढूंढो, ठीक है, ढूंढ लिया तो ठीक है, नहीं ढूंढा तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारा काम सरकार को दे दिया, ऐसे बोले ठीक है आप तुम ढूंढ के दिखाओ। तो बेनिफिशियल इंटरेस्ट का एक्चुअली मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं एक बार। ये बोलता है सेक्शन 90, बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन अ शेयर इंक्लूड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बेनिफिशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू एनी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट करो, इनडायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट करो, अग्रीमेंट करो, अरेंजमेंट करो। द राइट ऑफ एंटाइटलमेंट ऑफ अ पर्सन अलोन और टुगेदर विद एनी अदर पर्सन टू एक्सरसाइज और कॉज टू बी एक्सरसाइज्ड any or all of the rights attached to such share, receive or participate in any dividend or any distribution respect of such share। अब देखो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसान करते हैं इसको, थोड़ा सा इजी करके समझते हैं। आपने ऐसा किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ऐसे सिंपल आसान भाषा में, मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा अरेंजमेंट किया, किसी ऐसे पर्सन को अपॉइंट किया, कुछ ऐसा किया मैंने, ठीक है, जिससे मैं एक्सरसाइज कर सकता हूं सारे के सारे राइट्स जो मुझे शेयर्स के लिए मिलते हैं, वो सारे के सारे राइट्स एक्सरसाइज कर सकता हूं जो मुझे शेयर्स के लिए मिलते हैं। तो एक शेयर्स के ऊपर क्या राइट होते हैं, मीटिंग अटेंड करना, करेक्ट,
भाई एक शेयर होल्डर के क्या राइट्स होते हैं, आप तो खुद सोच के देख लो ना, सिंपल सी बात है, क्या क्या राइट्स होते हैं। मीटिंग अटेंड करना, समझ रहे हो? जी सर, हाँ सर बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया समझ रहे हैं। मीटिंग अटेंड करना, और सर डिविडेंड लेना, और सर बोनस शेयर्स लेना, और सर राइट शेयर्स एक्वायर करना, और सर शेयर्स को सेल करने पे जो बेनिफिट होगा वो लेना। समझ आया? ये सारे के सारे राइट किसको मिलते हैं? ठीक है, सारे के सारे राइट। मीटिंग अटेंड करना मतलब ऑब्वियसली वोटिंग राइट। ऐसे बहुत सारे राइट्स होते हैं, ठीक है। अपनी जगह पे किसी प्रॉक्सी को भेजना, ठीक है, कि मैंने मेरी जगह पे मैं नहीं गया मीटिंग अटेंड करने के लिए, प्रॉक्सी को भेज दिया, ठीक है, प्रॉक्सी को भेज दिया, ठीक है, मैंने मेरी जगह पे, समझ रहे हो? तो मैंने मेरी जगह पे प्रॉक्सी को भेज दिया। तो ऐसे बहुत सारे राइट्स होते हैं भैया आपके पास, ठीक है, जिसको आप यहाँ पे एक्सरसाइज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? एक्सरसाइज कर सकते हो। तो ये बोलता है कि भाई एक्सरसाइज करना या फिर कॉज टू बी एक्सरसाइज्ड एनी और ऑल ऑफ द राइट्स अटैच टू सच शेयर्स। जो शेयर्स के ऊपर जो राइट है ना, जितने भी हैं, वो सारे के सारे राइट्स हमारे, मेरे पास हैं। मतलब मैंने किसी से ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया कि शेयर्स तेरे नाम पे ले ले, तेरे नाम पे शेयर्स ले लेते हैं, मगर उसके ऊपर होने वाले जो भी राइट्स हैं, सारे के सारे अधिकार हैं, वो मेरे हैं। समझ गए? भले ही मीटिंग में जाऊं, वहां पे जाके वोटिंग करूं, सारे के सारे अधिकार मेरे हैं, मैं जाऊंगा वहां पे। ओके। रिसीव और पार्टिसिपेट इन एनी डिविडेंड और डिस्ट्रीब्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच शेयर। वो शेयर्स के लिए जो भी डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है वो सब मेरा है। समझ आ गया? इसको कहते हैं बेनिफिशियल ओनर। क्या कहते हैं? बेनिफिशियल ओनर। तो सेक्शन 89 की बात करो चाहे सेक्शन 90 की बात करो, दोनों के अंदर बेनिफिशियल ओनर की सेम डेफिनेशन है। मतलब बेनिफिशियल ओनर मतलब बेनिफिशियल ओनर। बेनिफिशियल ओनर बोले तो पूरे इंटायर कंपनीज एक्ट के लिए, देखो वैसे देखा जाए तो बेनिफिशियल ओनर सेम ही रहेगा, मगर सेक्शन 89 और 90 के लिए स्पेसिफिकली तो यही डेफिनेशन यूज करी जाएगी, और कुछ मतलब नहीं निकाला जाएगा। समझ आ गया? बताइए इसमें किसी को कोई डाउट है? बोलिए जल्दी से, नहीं तो फिर अपन बस आगे बढ़ना चालू करें। ओके उदित, ओके दिशा, ओके विपुल, भव्या, बढ़िया समझ आ रहा है। नो डाउट। ऑल राइट, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं ना। हाँ जी, एग्जाम्पशंस दे रखी है थोड़ी सी, एग्जाम्पशंस फटाफट से एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, मैं पहले बता देता हूँ। जो इंपॉर्टेंट था वो पुराने ऊपर वाले सेक्शंस जो थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। इसमें क्या है, थोड़ा सा अमेंडमेंट पार्ट भी है, समझना, इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट वाला पार्ट भी है। एक बार बताया तो मैं आपको, एग्जाम्पशन फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोविजन अंडर सेक्शन 89। एग्जाम्पशन कब मिल जाती है? द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन एग्जेम्प्ट एनी क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज और पर्सन्स कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन एक्सेप्ट सबसेक्शन 10 if it is considered necessary to grant such exception in the public interest, or exemption may be granted either unconditionally or subject to such condition as may be specified in the notification। अब ये समझो, ये जो पैराग्राफ है ना, ये बड़ा आसान सा पैराग्राफ है, आपको मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ। देखो ये एक्चुअली पैराग्राफ क्या है, आप इसको समझना। ये जो पैराग्राफ आप देख रहे हैं ना, ये पैराग्राफ एक्चुअली बोलना क्या चाहता है? ये पैराग्राफ बोलना चाहता है, अगर इतनी सारी बातें देखो ही मत, इग्नोर। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, सीजी के पास पावर है कि वो किसी भी कंपनी, किसी भी क्लास ऑफ पर्सन्स को एग्जेम्प्ट कर सकती है। खत्म बात, सिंपल। एक लिख लो, ये लिख लो, इतना सब कुछ नहीं देखना भैया, लिख लो क्या करना है। 89 सबसेक्शन 11 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको एग्जेम्पशन दे सकती है, सिंपल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है क्लास ऑफ पर्सन्स को
एग्जेम्प्ट करना है नहीं करना। अभी इसके अंदर बहुत सारी फालतू की बातें दे रखी है, इन पब्लिक इंटरेस्ट ये वो नहीं, इतना नहीं करना, अपने को सिंपल रखना है। वी जस्ट वांट टू कीप इट सिंपल। हम लोग थोड़ा सा इसको सिंपल रखना चाहेंगे और थोड़ा सा सिंपल हमने रखने की कोशिश करी है, और वो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो क्लास ऑफ पर्सन को क्या कर सकती है, एग्जेम्प्ट कर सकती है। क्या कर सकती है, एग्जेम्प्ट कर सकती है। ऑल राइट, ओके, बाय पासिंग अ नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन देके एग्जेम्प्ट कर सकती है। आगे मूव करते हैं। पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट। अब पेनल्टी क्या है इसकी, पेनल्टी याद है मैंने आपको बताया था पेनल्टी कितनी लगती है, 5 लाख रुपए की लगती है। अब पेनल्टी देखो यहाँ पे 2 लोगों के ऊपर लगेगी। आप समझना पेनल्टी यार 2 लोगों के ऊपर, सर क्यों 2 लोग के ऊपर, अरे 2 लोग हो गए ना, एक तो कंपनी हो गई, एक वो लोग हो गए, 2 लोग हो गए ना एक बार, तो इन दोनों के ऊपर पेनल्टी लग सकती है, तो दोनों लायबल हो सकते हैं पेनल्टी के लिए। अब ये 2 लोग कौन हो गए, एक तो कंपनी हो गई, ठीक है, और एक वो लोग हो गए जो जैसे बेनिफिशियल ओनर हो गया या फिर वो जो, ठीक है, रजिस्टर्ड ओनर हो गया, उनके ऊपर, इन दोनों के ऊपर क्या लग सकती है भाई, इन दोनों के ऊपर लग सकती है पेनल्टी। समझ रहे हो, तो ये दोनों लोग हैं जिनके ऊपर पेनल्टी यहाँ पे लगाई जा सकती है, चार्ज करी जा सकती है। अब क्या क्या पेनल्टी है, देखो यार पेनल्टी ऑलमोस्ट सेम है, मैंने आपको बताया भी था कि जो कंपनी के ऊपर क्या है पेनल्टी जो है, नहीं, रिलेटेड टू पर्सन रिक्वायर्ड टू मेक डिक्लेरेशन। अब जो पर्सन जिनको डिक्लेरेशन देना है उनके ऊपर कितनी पेनल्टी लग सकती है, तो जो पर्सन है जिनको डिक्लेरेशन देना है उनके ऊपर अगर उन्होंने डिक्लेरेशन नहीं दिया तो उनके ऊपर 50,000 रुपए, मैं सिर्फ वही अंडरलाइन कर रहा हूं। एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर, अगर लगातार फेलियर होता जा रहा है तो 200 रुपीज फॉर ईच डे, ठीक है, मैक्सिमम टू 5 लाख। बस इतना, 3 बातें। क्या क्या 3 बातें देखी अपन ने, देखा, समझे, 3 बातें। क्या क्या 3 बातों पे फोकस किया, पहले मैंने फोकस किया भैया 25, ठीक है, 50,000 रुपीज की पेनल्टी इनिशियल और 200 रुपए पर दिन। तो मतलब आपने 30 दिन के अंदर डिस्क्लोजर नहीं किया, 30 दिन का टाइम था आपके पास डिस्क्लोजर देने के लिए, अगर आपने 30 दिन में डिस्क्लोजर नहीं दिया तो करना क्या है, बड़ा आसान सा है, 30 दिन हो गए खत्म, नहीं करा कोई बात नहीं, क्या करेंगे, 30 दिन के बाद 50,000 रुपए की पेनल्टी। ओके, अब आपने मान लो 70 दिन बाद डिस्क्लोजर किया, कितने दिन बाद, 70 दिन बाद, 70 डेज के बाद आप डिस्क्लोजर करते हो। तो बेटे अगर आप 70 डेज के बाद डिस्क्लोजर करते हो ना, 70 डेज के बाद, कितने दिनों के बाद, बोलो ना जरा, 70 डेज के बाद। तो अगर आप 70 डेज के बाद डिस्क्लोजर करते हो तो 30 दिन तो आपके चलो माफी कर देते हैं, क्योंकि 30 दिन के लिए तो हमने 50,000 की पेनल्टी लगा दी। अब 31वें दिन से लेकर 70वें दिन तक कितने दिन होते हैं, 40, 40 डेज के हिसाब से 200 रुपए की पेनल्टी लगाएंगे, तो 40 × 200 होता है 8,000 रुपए। ओके, तो आपकी पेनल्टी कितनी हो जाएगी, 58,000 रुपीज। आ गया समझ में, आया समझ में पेनल्टी कैसे कैलकुलेट होती है, बोलो भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए। तो आफ्टर दी फर्स्ट डे ड्यूरिंग सच फेलियर कंटिन्यूज, ये तो हो गया। अब कंपनी के ऊपर भी सेम बात है, रिलेटेड टू कंपनी, है ना, तो वही मेन बातों पे, क्योंकि ये सब लाइन तो सेम होगी ना। देखो क्या लाइन होगी इसकी, है ना, अगर कंपनी डिस्क्लोजर नहीं कर पाई ये फैक्ट को तो कंपनी के ऊपर इतना पेनल्टी लग सकता है, ऊपर भी ये लाइन थी, तो उसके ऊपर क्यों फोकस करना, अपने को पता है क्या पॉइंट है। आगे लिखा है इसमें पेनल्टी ऑफ 1,000, नहीं, हु इज शैल बी लायबल फॉर डिफॉल्ट एट द टाइम, पेनल्टी ऑफ 1,000 रुपीज फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कंटिन्यू सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5 लाख रुपीज। तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगेगी कितनी, कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगेगी 1,000 रुपए दिन की से लेकर 1,000 रुपए दिन की, ठीक है, जब तक चलेगा, से लेकर 5 लाख तक, 1,000 डेली से 5 लाख तक। और ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट है तो ऑफिसर के ऊपर लगेगी कि भाई किसी ऑफिसर की गलती थी तो 2 लाख रुपए तक की पेनल्टी है उसके ऊपर। ऑफिसर के ऊपर कितनी पेनल्टी है, 2 लाख रुपए तक की पेनल्टी है। बोलो, अब डाउट है क्या किसी को, बताइए, एनी डाउट एनी बड़ी, ये हो गया खत्म, है ना, एक एग्जेम्पशन टू गवर्नमेंट कंपनी है बस, क्लियर। चलिए मैं आगे मूव करता हूँ ना। एग्जेम्पशन टू गवर्नमेंट कंपनी को एग्जेम्पशन कर रखा है हमने, ठीक है, कि उनको ये सब करने की जरूरत नहीं है, मगर अगर गवर्नमेंट कंपनी ने 2 डिफॉल्ट करे। अब देखो ये 2 डिफॉल्ट ना, गवर्नमेंट कंपनी को अपने नाम के आगे आजकल एक और अमेंडमेंट आया है, गवर्नमेंट कंपनी को नाम के आगे 2015 में आ गया था, अभी से तो नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी को अपने नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाने से एग्जेम्प्ट कर दिया। ओके,
गवर्नमेंट कंपनी को अपने नाम के आगे ना तो लिमिटेड लगाना ना प्राइवेट लिमिटेड लगाना है, जैसे सेक्शन 8 कंपनी के साथ होता है। मगर अगर गवर्नमेंट कंपनी डिफॉल्ट करती है दो चीज़ों के अंदर, सेक्शन 92 एनुअल रिटर्न फाइल करने में, है ना, और सेक्शन 137 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, तो अगर गवर्नमेंट कंपनी क्या करती है, बोलो क्या करती है, डिफॉल्ट करती है। इनमें दो कामों में, दोनों में से एक में भी डिफॉल्ट हुआ तो तुम्हारा राइट तुमसे छीन लिया जाएगा, तुम्हारी शक्तियां तुमसे छीन ली जाएगी। शक्तिमान, ठीक है, जो तुम शक्तिमान बन के घूम रहे हो गवर्नमेंट कंपनी, अगर तुमने एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92 में फेलियर कर दिया, एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92 फाइल करने में फेलियर कर दिया, और सेक्शन 137 के अंदर तुमने क्या नहीं करा, ठीक है, सेक्शन 137, ठीक है, और सेक्शन 137 में आपने क्या डिफॉल्ट किया, सेक्शन 137 में सर हमने डिफॉल्ट करा है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नहीं, 129 में तो प्रिपरेशन के लिए ना, 129 में तो प्रिपरेशन के लिए बेटा, 137 के अंदर है फाइलिंग के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डिफॉल्ट इन फाइलिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 129 तो आप समझ गए ना, 129 तो प्रिपरेशन के लिए, मैं फाइलिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो आपने बनाए और उसकी फाइलिंग नहीं करी, अंडर सेक्शन 137 और सेक्शन 92 एनुअल रिटर्न आपने फाइल नहीं करा, तो आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। तो आपका नाम के आगे दोनों चीजें हटा देंगे। क्या क्या दोनों चीजें, लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, और ये वाला एग्जाम्पशन भी आपको दे रखा है, ये एग्जाम्पशन भी आपसे हटा दिया जाएगा अगर उसमें आपने डिफॉल्ट किया तो। समझ आ गया, ठीक है भाई, डन। सेक्शन 90 की तरफ मूव करें। हालांकि सेक्शन 90 भी समझा दिया था, रीड ही करना है अपने को, है ना। चलिए, हाँ, तो अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, सेक्शन 90 के बारे में। अब यार सेक्शन 90 तो देखो मैंने आपको वैसे तो समझा दिया, बट इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम बस ये आती है कि यार यहाँ पे जो बंदा है ना वो अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। क्या नहीं करना चाहता, डिस्क्लोजर नहीं देना चाहता। अब डिस्क्लोजर नहीं देना चाहता तो हमें ढूंढ के निकालना पड़ेगा। ऐसे होते हैं, ये जो होते हैं ना, ये जो लोग होते हैं इनको कहते हैं सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। अब ये नॉर्मल बेनिफिशियल ओनर नहीं है, मैंने कहा ना नॉर्मल बेनिफिशियल ओनर, जैसे कि अगर अपन म्यूचुअल फंड खरीद लिए तो बेनिफिशियल ओनर बन गया, बट यार वे सो लेस बेनिफिशियल ओनर, मतलब अपना बेनिफिशियल ओनर का इंटरेस्ट है ही क्या, आप समझो। तो अपना बेनिफिशियल इंटरेस्ट ना बहुत लिमिटेड है, बहुत ज्यादा लिमिटेड है अपना बेनिफिशियल इंटरेस्ट। बेटा इनकी बात करो जरा, करोड़ों का सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल इंटरेस्ट है इनका। तो ये लोग हैं सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर? सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर इज द पर्सन जिसका सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल इंटरेस्ट होता है। समझ आया भाई, जिसका सिग्निफिकेंट बहुत बड़ा, ठीक है, जिसका सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट है कंपनी के अंदर, कंपनी के बहुत सारे शेयर्स हैं। अब या तो जैसे मुकेश अंबानी जी की बात कर लो तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है कंपनी के अंदर, करोड़ों के शेयर्स हैं उनके पास, परसेंटेज होल्डिंग है उनके पास। भैया जिनके पास ऐसे परसेंटेज होल्डिंग है कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है, परसेंटेज होल्डिंग है तो क्या करते हैं ये लोग कंपनी को कंट्रोल भी करते हैं। बट यहां पे अगर बात करी जाए तो कंपनी को कंट्रोल नहीं करा, छुप के बैठा है। एज पर सेक्शन 90 ऑफ द एक्ट, एवरी एसबीओ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, तो अब हम लोग इसको सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर बोलेंगे, इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द नेचर ऑफ हिज इंटरेस्ट एंड अदर पर्टिकुलर्स विद इन द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ टाइम। तो उसको भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा, है ना, विच इन टर्न विल इन्फॉर्म द सेम टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, ये बोलता है कि हर जो पर्सन एसबीओ है, एसबीओ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है, वो अपने इंटरेस्ट के बारे में कंपनी को बताएगा और कंपनी आरओसी को बताएगी। ओके, और ये 2018 में आया हुआ अमेंडमेंट है, ठीक है, 2018 में आया हुआ अमेंडमेंट है। तो क्या बोलता है ये, इन दी सेड कनेक्शन एमसीए हैज इशूड कंपनी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स रूल्स 2018। देखो बेटा एक बात बताता हूं, शायद आपको पता हो शायद नहीं पता हो। देखो ये जो रूल्स होते हैं ना, ये जो रूल्स होते हैं, देखो सेक्शन जो है वो तो एक्ट में आते हैं, मगर ये जो रूल्स वर्ड यूज कर जाता है ना, रूल्स, ये जैसे रूल्स हैं, एमसीए हैज इशूड रूल्स, ये रूल्स बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो किसी भी एक्ट में रूल्स बनाने की जो पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। क्या बनाने की, बोलो, रूल्स बनाने की जो पावर्स होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। वापस से क्या बोलो, रूल्स बनाने की जो पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। किसी भी एक्ट में, किसी भी एक्ट में बेटा, किसी भी एक्ट में, मतलब जैसे इनकम टैक्स एक्ट, सर इनकम टैक्स में रूल्स है, अरे तो कौन बनाएगा रूल्स? भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया रूल्स, समझ रहे हो।
तो इट्स सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके पास रूल्स बनाने की पावर होती है। सर फिर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, मतलब जैसे मोदी सरकार रूल्स बनाएगी? बेटा क्या होता है, इनके अंदर ना मिनिस्ट्रीज बनाई जाती है। जैसे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वहां पे फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये लोग क्या बनता है, ये लोग रूल्स बनाते हैं अपने। तो एक्ट जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है, फिर उसमें रूल्स आते हैं। और जैसे अगर मैंने कोई अथॉरिटी बना रखी है, जैसे कि सेबीज अथॉरिटी, IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज अथॉरिटी, इनको हमने आरबीआई अथॉरिटी। तो बैंक्स के लिए, कंपनीज के लिए सेबी है, जैसे बैंक्स के लिए आरबीआई है, तो उनको भी पावर दे दी कि तुम रेगुलेशंस बना सकते हो। तो अगर कहीं वर्ड यूज करा जाता ना कि रेगुलेशन 2009, रेगुलेशन 2015, तो अगर रेगुलेशन वर्ड यूज करा जा रहा है, समझना बात को, क्या क्या यूज करा जा रहा है, रेगुलेशन वर्ड यूज करा जा रहा है ना अगर, तो रेगुलेशन वर्ड जो है ना वो हम यूज करेंगे किसको लेके, रेगुलेशन वर्ड यूज करेंगे हम किसको लेके, ठीक है, अदर अथॉरिटीज को लेके। किसको लेके बोलो, अदर अथॉरिटीज को लेके। सर अदर अथॉरिटीज का मतलब समझे, अदर अथॉरिटीज का मतलब समझे, अदर अथॉरिटीज मतलब जैसे कि आरबीआई, सेबी, ओके, जैसे सेबी के नॉर्म्स हैं, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस, आईसीडीआर का मतलब होता है, ठीक है, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, यस। तो सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस, इशू ऑफ, ठीक है, ये इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन, आईसीडीआर। फिर ये जो रेगुलेशंस आए थे सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस, ये सेबी ने बनाए, रेगुलेशंस बनाए। तो रेगुलेशंस बनाने की जो पावर होती है ना, ये अदर अथॉरिटीज के पास होती है। और रूल्स बनाने की जो पावर्स होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। जैसे सेबी ने, मान लो आरबीआई ने, जो फॉरेन अकाउंट ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, फॉरेन एक्सचेंज में ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसके लिए रेगुलेशंस बना रखे हैं। ऑल राइट, चलिए देखिए, तो उसी तरीके से एमसीए हैज इशूड कंपनीज सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल रूल्स, समझ गए? तो क्या है इसका नाम पूरा, इसका नाम है पूरा कंपनीज, का नाम यहां से चालू होता है, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर रूल्स 2018, ठीक है, ये है इस पूरे रूल का नाम कि कंपनी रूल्स 2018 ऐसे बोलते हैं, कंपनी रूल्स 2018। अब कंफ्यूजन हो, कंपनी रूल्स कितने सारे कंपनी रूल्स, तो ब्रैकेट में लिख दिया भाई किसके लिए बना है, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर के लिए रूल बना है, जिसमें बोलते हैं कि एसबीओ को फाइंड आउट करना जरूरी है। किसको फाइंड आउट करना जरूरी है, बोलो, एसबीओ को फाइंड आउट करना जरूरी है। अब डेफिनेशन क्या है एसबीओ की वो समझ लेते हैं, क्योंकि देखो बेनिफिशियल ओनर तो अपने को समझ आ गया, बट ये एसबीओ कौन होता है, तो देखना, डेफिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, द टर्म सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 90, क्योंकि सेक्शन 89 तो लास्ट में आके बेनिफिशियल ओनर बता देता है, बट ये सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर को सेक्शन 90 बताता है ऑफ द एक्ट एज एवरी इंडिविजुअल हु इज एक्टिंग अलोन और टुगेदर और थ्रू वन और मोर पर्सन्स और ट्रस्ट, मतलब अकेला, किसी के साथ मिलके, कंपनी के फॉर्म में, ट्रस्ट के फॉर्म में, इंक्लूडिंग अ ट्रस्ट, पर्सन्स रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, उनके साथ मिलके बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड करता है नॉट लेस देन 25%, कम से कम 25% शेयर्स हैं उसके, कितने, 25% शेयर्स है, 25% शेयर्स होने चाहिए अकेले के पास, किसी के साथ मिलके, किसी ट्रस्ट के थ्रू, किसी कंपनी के थ्रू, ठीक है, अकेले होल्ड करता है, टुगेदर विद समवन होल्ड करता है, मगर होल्ड कितना करता है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। भाई साहब तुम होल्ड कितना करते हो, 25%, अरे बोलो ना जरा कितना, 25% और मोर, तो क्या बन जाओगे तुम, क्या बन जाओगे तुम, एसबीओ, क्या कहलाओगे तुम, ठीक है, आगे जाके तुम क्या कहलाओगे, एसबीओ कहलाएंगे सर, एसबीओ, एसबीओ मतलब सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। कब बनते हैं, 25%, ठीक है, खुद के पास, किसी के थ्रू, ठीक है, दो तीन चार लोगों के थ्रू, ट्रस्ट के थ्रू, फॉरेन पर्सन के थ्रू, तो कैसे भी होल्ड कर रखे हैं तुमने, है ना। और सच अदर परसेंटेज एज में बी प्रेस्क्राइब्ड है, आज तो 25% प्रेस्क्राइब्ड है, एज में बी प्रेस्क्राइब मतलब हो सकता है कि इन फ्यूचर सेंट्रल गवर्नमेंट इस लॉ को चेंज करके ज्यादा कर दे, इन शेयर्स और कम कर दे, है ना, इन शेयर्स ऑफ अ कंपनी और द राइट टू एक्सरसाइज और द एक्चुअल एक्सरसाइजिंग ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल। अब ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल का मतलब समझो, देखो क्या होता है, 25% शेयर्स ना बहुत ज्यादा होते हैं, उससे आपके पास ना एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल दोनों आ सकता है। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मुकेश अंबानी कंपनी को कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा शेयर्स हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ शेयर्स उन्हीं के पास है।
डीमार्ट के अंदर जो डिसीजन लेती है वो कंपनी के खुद के ओनर्स लेते हैं, जो कि है धमानी एंड कंपनी, मतलब धमानी जो है ना, धमानी आर.के. धमानी एंड फैमिली, क्योंकि 75% शेयर्स उन्हीं के पास है, तो सारे डिसीजंस वही लेते हैं। इसको कहते हैं कंट्रोल करना। कंपनी एंटायर कंट्रोल, 50% से ज्यादा शेयर्स अगर आपके पास हो जाते हैं तो आप कंट्रोल कर सकते हो। एक होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी का रिलेशन बनता है कंट्रोल के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? कंट्रोल के बेसिस पे। होल्डिंग और सब्सिडियरी का रिलेशन बनता ही किसके बेसिस पे? कंट्रोल के बेसिस पे। मतलब मैं तुम्हें कंट्रोल कर सकता हूं तो मैं तुम्हारी होल्डिंग कंपनी हूं, और मैं कंट्रोल कब कर पाऊंगा? अगर शेयर्स हैं तो कम से कम 50% से ज्यादा शेयर्स होने चाहिए, तभी मैं तुम्हें कंट्रोल कर सकता हूं। क्योंकि मेजॉरिटी शेयर्स मेरे पास है तो डिसीजन मेकिंग में मेरे पास एक्स्ट्रा पावर रहेगी। बट अगर समझो, अगर मेरे पास कंपनी के 50% शेयर्स नहीं है, तो इसके बीच में इसके रिलेशन को डिफाइन करने के लिए एक एसोसिएट कंपनी का रिलेशन आया था। क्या आया था बोलो? एसोसिएट कंपनी का एक रिलेशन आया था। तो जो एसोसिएट कंपनी का जो रिलेशन आया था ना, उसको समझना। एसोसिएट कंपनी का रिलेशन इसको किस तरीके से डिफाइन करता है वो बताता हूं। एसोसिएट कंपनी का रिलेशन इसको इस तरीके से डिफाइन करता है कि जो एसोसिएट कंपनी होती है ना, वो कंट्रोल नहीं कर सकती दूसरी कंपनी को, बट वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कास्ट कर सकती है। क्या कास्ट कर सकती है बोलो जरा? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। मतलब मैं तुम्हें रोक तो नहीं सकता, मगर मैं तुम्हें प्रभावित कर सकता हूं। आप समझो बात को। मतलब मेरा एक दोस्त है, वो गलत काम करता है, सिगरेट पीता है, ड्रिंक करता है। अब मैं उसको धमका देता हूं कि तू पिएगा, मैं तेरे घर वालों को बता दूंगा। मैं उसको रोक नहीं सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता, बट एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कास्ट कर सकता हूं। मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, बट मैं बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कास्ट कर सकता हूं, दोस्ती तोड़ दूंगा। ठीक है? तो क्या होता है कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि आप उस पर्सन को कहीं ना कहीं से, मतलब उसके डिसीजंस को रोक सकते हो। कंट्रोल तो नहीं कर सकते आप पूरा का पूरा उस पर्सन को, बट कहीं ना कहीं उसके डिसीजन को अफेक्ट कर सकते हो। बड़ा अफेक्शन आ जाता है, बड़ा इसमें आप अफेक्ट कर सकते हो। जैसे कि चाइना है। जब इंडिया क्या है, यूएन के जो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना चाहता था, तो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर चाइना बनने ही नहीं दे रहा, क्योंकि बोलता है चाइना को लगता है इंडिया से डर, क्योंकि उसको पता है कि फिर इंडिया क्या कर देगा, अपनी पावर को इस्तेमाल करेगा। क्योंकि चाइना ने गलती तो करी है ना भाई, चाइना ने हमारा एक एरिया ऑक्यूपाई कर ही रखा है, चाइना घुसता ही जा रहा है लद्दाख के अंदर, उसको कंट्रोल करना जरूरी था। तो इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना चाहता है यूएन का, तो वो बनने नहीं दे रहा, क्योंकि ना उसके पास ना अच्छी खासी वोटिंग पावर है। उसके पास वोटिंग पावर ज्यादा है, तो कंट्रोल तो नहीं कर सकता ऑब्वियसली, क्योंकि 50% से तो बहुत ही कम है, मगर उसके पास एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। वो इन्फ्लुएंस कर देता है पूरे के पूरे यूनाइटेड नेशंस को, जिसकी वजह से सोचो पूरे के पूरे यूनाइटेड नेशंस इन्फ्लुएंस हो रखा है, और वो इंडिया को क्या नहीं कर रहा है, सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं बनने दे रहा। इसीलिए क्या है, इसको कहते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब आप बहुत अच्छे से सामने वाले को प्रभावित कर पाते हो, कंट्रोल तो नहीं कर पाते। कंट्रोल मतलब 50% ज्यादा, और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो इस पर्सन के पास, एसबीओ के पास क्या होता है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। या तो एसबीओ के पास क्या होता है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है एसबीओ के पास, या फिर क्या होता है एसबीओ के पास? ठीक है, कंट्रोलिंग पावर होती है। समझ आ गया है? तो कंट्रोलिंग पावर के बारे में बात करी जा रही है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के बारे में बात करी जा रही है। ठीक है, द टर्म सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 90। ठीक है, कौन से सेक्शन में डिफाइन कर रखा है? सेक्शन 90 में। सेक्शन 90 ऑफ द एक्ट, एज एवरी इंडिविजुअल हु इज एक्टिंग अलोन। तो ठीक है, एनी इंडिविजुअल, ठीक है, हु इज एक्टिंग अलोन, ठीक है, जो कि अलोन काम कर रहा है, ठीक है, या फिर टुगेदर विद वन और मोर पर्सन्स और ट्रस्ट के साथ मिलकर काम कर रहा है, ठीक है, इंक्लूडिंग ए ट्रस्ट, पर्सन्स रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, भले ही पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया के साथ मिलकर काम कर रहा हो, holds beneficial interest of not less than 25% of or such other percentage as may be prescribed in shares of a company, or right to exercise or the actual exercising, या फिर वो एक्सरसाइज कर रहा है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, ठीक है, और कंट्रोल। तो या तो एक्सरसाइज कर रहा है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, मतलब वो 25% शेयर्स होल्ड करके वो एक्सरसाइज कर रहा है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, या फिर कंट्रोल, उसके पास राइट है, वो एक्सरसाइज कर सकता है, कर रहा है। तो देखो, राइट टू एक्सरसाइज, राइट टू एक्सरसाइज का मतलब हो गया कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है, और दूसरा क्या है? एक्चुअल एक्सरसाइजिंग, कर रहा है भाई, कर रहा है। समझ आ गया दोनों का मतलब? तो कर सकता है या कर रहा है, ठीक है, अपना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या कंट्रोल, समझ गए, जो कि सेक्शन में, सेक्शन 20 क्लॉज 27 में डिफाइंड है। हाउएवर, कंपनी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर का अमेंडमेंट रूल आया 2019 के अंदर। ओके, क्या आया? अमेंडमेंट रूल आया। ओके, तो हाउएवर कंपनीज, देखो वही सेम लाइन है ना, सेम रूल्स, बट बीच में क्या लिख दिया? अमेंडमेंट वर्ड यूज कर दिया, क्योंकि अमेंडमेंट था ना, इसलिए
सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर रूल्स 2019, अमेंडमेंट रूल्स बोलते हैं इसे, हैज अमेंडेड द डेफिनेशन ऑफ एसबीओ। इन्होंने एसबीओ की डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज किया। इन टर्म्स ऑफ रूल 21H ऑफ द एसबीओ रूल्स द टर्म सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर इज डिफाइंड एज एन इंडिविजुअल। अब इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा इसको चेंज करने की कोशिश करी, और कहीं ना कहीं आपने मेरे मुंह से शायद हो सकता है स्टार्टिंग में सुना 10% वर्ड, है ना। मैंने स्टार्टिंग में आपको 10% बोला था ना कि एसबीओ में 10% मतलब 10% होल्ड होना चाहिए, तो वो थोड़ा सा अमेंडमेंट आया, देखना। देखो तो इसमें दे रखा है एक्टिंग अलोन और टुगेदर, या तो अकेला है, अकेला कंट्रोल कर रहा है, या साथ में किसी के कंट्रोल कर रहा है, थ्रू वन और मोर पर्सन्स और ट्रस्ट। ओके, पजेसेस वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग राइट्स। तो ये जितने भी राइट्स आपको दे रखे ना, ये इनमें से कोई भी एक या एक से ज्यादा राइट होल्ड करता है, तो उन सबको एसबीओ बोल दिया जाएगा। और मैंने आपको पहले अभी डेफिनेशन पढ़ा रहा था ना मैं, तो मैंने क्या कहा था आपको, 25% और एज में भी प्रेस्क्राइब्ड, और वो एज में भी प्रेस्क्राइब्ड के लिए नए रूल्स आ गए ना, देख सकते हो आप। मैंने आपको बोला था जो बोल रहा हूँ लॉ में वैसे ही होता है, मतलब मैं वही बताता हूँ जो लॉ में होता है, ऐसा कर लो, है ना। समझ आ गया। तो पजेसेस वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग राइट्स, तो क्या क्या राइट्स है देखना जरा। राइट में राइट नंबर 1 है होल्ड्स, होल्ड्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली टुगेदर विद एनी डायरेक्ट होल्डिंग्स नॉट लेस देन 10% ऑफ द शेयर्स। मतलब एसबीओ के रूल्स में चेंजेस आ गया, अमेंडमेंट आ गया, ठीक है। यस, करेक्ट करेक्ट उर्वशी। तो स्टार्टिंग में जब रूल्स आए थे 2016 के अंदर, तो ये लोग ने क्या बोला, 25%। अभी इन्होंने उसको अमेंड करके, और एक्चुअली क्या होता है यार, देखो आप समझो 25% ना बहुत ज्यादा होता है। आज रिलायंस की बात कर लेते हैं, रिलायंस छोड़ो, एक बार डीमार्ट की बात कर लेते हैं। डीमार्ट की ना वर्थ इज लाइक ऑलमोस्ट, मतलब आप छोड़ो ना वर्थ, क्या दिखाता हूं मैं आपको वर्थ, आप ऐसे क्या टेंशन ले रहे हो, लो मतलब एग्जाम्पल्स ना प्रैक्टिकली देखो एक बार। आप तो एग्जाम्पल क्या दूं, आप प्रैक्टिकली देखो चीज को। अब जैसे मैं प्रैक्टिकली आपको चीज दिखाऊं, हाँ जी, अब चलते हैं NSE, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की एक्चुअल वेबसाइट पे लेके आता हूं मैं। NSE की वेबसाइट है, देख लो भैया, NSE की वेबसाइट है। ऑल राइट जी सर। अब यार NSE की वेबसाइट पे यहाँ पे बोलता है कंपनी का नाम सर्च कर लो, आपने को तो पता है, अपन सर्च करते हैं AVENU एवेन्यू सुपरमार्ट्स, आ गया डीमार्ट। अब यार डीमार्ट जरा देखना एक बार, चलिए देखिए एक बार, इसका 4103 रुपये का एक शेयर है, दिख रहा है, आई थिंक एवरीबडी कैन सी दिस, यस। और ज़रा इसका वो देखो टोटल मार्केट कैप, अगर मैं इसको जूम कर सकता हूँ तो मज़ा आ जाएगा। नहीं, ये जूम तो नहीं हो रहा बेटा, बट आप मेरी मुंह से ही सुन लीजिए एक बार, मैं ही आपको बताता हूँ। ये दे रखा है, मतलब ये कंपनी जो है ना 2,65,000 करोड़ की है, मतलब 2,65,000, 2,65,000 मतलब 2.5 लाख करोड़ की कंपनी, ओके, 2.25 लाख करोड़ की कंपनी, समझ जाओ। तो 2.65 लाख करोड़ की कंपनी है, मतलब समझ गया कितनी बड़ी कंपनी है, 2.65 लाख करोड़ ये इसकी कंपनी है, ओके। अभी समझ आ गया, जिसमें से पब्लिक के पास कितने हैं, पब्लिक होते हैं ना, अपन लोग के पास कितने शेयर्स हैं मार्केट में, 59,60,000 करोड़, 5 लाख नहीं, 59,600 करोड़, 56,000 करोड़, मतलब ऐसा 60,000 करोड़ मान लो। तो करीब कंपनी है 2,60,000 करोड़ की, ठीक है, 2.6 लाख करोड़ की, तो 60,000 करोड़ हमारे पास है, बाकी 2 लाख करोड़ शेयर्स, 2 लाख करोड़ रुपए के शेयर सिर्फ धमानी, मतलब आर के धमानी और उनकी फैमिली के पास है, समझ आ गया। अब आप सोचो यार कितना बड़ा अमाउंट हो गया ये, सोच के तो देखो 2,65,000 करोड़,
तो अगर कोई पर्सन 25% होल्डिंग, जो कि होती है कितनी, ठीक है 60,000 करोड़, अरे कहाँ है लोग, 60,000 करोड़ कितना ह्यूज अमाउंट हो जाता है। तो सरकार ने बोला यार 60,000 करोड़ तो बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाएगा बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए, तो इसको थोड़ा छोटा करते हैं, कम करते हैं साइज को। एक काम करते हैं, एसबीओ को 10% पे मान लेते हैं कि 10% पे तुम एसबीओ बन सकते हो। तो इसलिए उन्होंने रिक्वायरमेंट को 2019 में अमेंडमेंट लाके चेंज करने की कोशिश करी। ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ऐसे कैसे काम चल पाएगा, समझ आया क्या, बताइए जरा। तो इसलिए इन्होंने क्या करा, सारी रिक्वायरमेंट को चेंज करके 10% कर दिया। ओके, होल्ड्स इनडायरेक्टली डायरेक्टली टुगेदर विद एनी डायरेक्ट होल्डिंग नॉट लेस देन 10% ऑफ द शेयर्स, शेयर्स 10% है, ठीक है। दूसरा है सेम पॉइंट 10% ऑफ द वोटिंग राइट, उसके पास कंपनी के वोटिंग राइट है 10%, समझ गए क्या, 10% वोटिंग राइट है। राइट टू रिसीव और पार्टिसिपेट इन नॉट लेस देन 10% ऑफ द टोटल डिस्ट्रीब्यूटेबल डिविडेंड, जो कंपनी डिविडेंड बांटेगी ना किसी भी साल में, उसका कम से कम 10% उसको मिलता है। तो वही 10% होल्डिंग होगी तो ही 10% मिलेगा उसे। मतलब उसने ऐसी स्ट्रैटेजी खेली कि शेयर्स किसी और के नाम पे दिखा दिए, मगर 10% डिविडेंड वो होल्ड कर रहा है, उसको मिल रहे हैं, तो हो गया ना, पकड़ में आ गया ना। तो भाई या तो तुम 10% शेयर्स होल्ड करते हो, सिंपल सी बात है, दूसरा पॉइंट, या फिर तुम्हारे पास कंपनी के, समझना बात को, या तो 10% शेयर्स है, पहला पॉइंट, 10% वोटिंग राइट है, दूसरा पॉइंट, 10% शेयर्स पहला पॉइंट, 10% वोटिंग राइट दूसरा पॉइंट। 10% डिविडेंड तुम्हें मिलता है, कंपनी का जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, उसका 10% तुम्हें मिलता है। ओके, हैज द राइट टू एक्सरसाइज और एक्चुअल एक्सरसाइजिंग, ये आ गया ना, देखो देखो देखो, राइट टू एक्सरसाइज मतलब कर सकता है, और एक्चुअली एक्सरसाइजिंग कर रहा है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करना, है ना, एकदम ऐसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा मैं मतलब आपके डिसीजन, आपको डिसीजन नहीं लेने, जिंदा नहीं रहने दे रहा, मतलब तुम्हें सांस नहीं लेने दूंगा मैं, ठीक है, मारूंगा भी नहीं मगर सांस भी लेने नहीं दूंगा, मतलब ऐसा टाइप का, ठीक है। जैसे इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं बनने दूंगा मैं, कोशिश कर लो इंडिया, हाँ इंडिया और थोड़ा दम लगाएगी, थोड़ा और लोगों को लेके चलेगी तो बन जाएगी फिर, क्योंकि कंट्रोल नहीं कर सकता ना वो। मगर जैसे पाकिस्तान जैसी कंट्री को तो पैसे दे दिए, श्रीलंका जैसी कंट्री को तो कंट्रोल कर रहा है चाइना। अब चाइना से अगर अपन बिजनेस रोक दें आज की डेट में, तो इंडिया बहुत ज्यादा इससे सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंडिया के ऊपर परेशानी आ जाएगी, क्योंकि चाइना से, यार देखो प्रैक्टिकल बात करते हैं, हर चीज आजकल आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स चाइना से बनते हैं, और दूसरा बड़ा रीजन होता है कि यार चाइना से अपन इसलिए बनवाते हैं क्योंकि चाइना से सस्ते में बनता है। देखो बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो चाइना, इसकी वजह से दुनिया में सबसे ज्यादा पोल्यूशन कौन फैलाता है, चाइना। वो फैलाएगा भाई, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन ही वो करके दे रहा है। तुम मतलब एक बात सोचो, जैसे इंडिया में कंपनी है बोट है, बोट के हेडफोन्स और स्पीकर्स आते हैं। अब बोट के प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग का होती है चाइना में। अब ये देख रहे हो डिजिटल पैनल आप देख रहे हो, सैमसंग वगैरह देख रहे हो, एसी वगैरह देख रहे हो, आधे से ज्यादा चीजें चाइना में बन के आती है। ओके, तो बहुत सारी चीजें क्या होती है हमारी इकोनॉमी में चाइना से बन के आती है। तो चाइना क्या कर पाता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर पाता है, कंट्रोल नहीं कर सकता। मगर उन्होंने क्या किया, चाइना ने क्या किया, पाकिस्तान को बहुत बड़ी उधारी दे दी। ओके, पाकिस्तान को बहुत बड़ी उधारी दे दी। दूसरा इन्होंने क्या, अच्छा पाकिस्तान की एक और उधारी की बात बता, अभी रिसेंट में सऊदी अरब ने $7 बिलियन शायद 7 बिलियन या 25 मिलियन ऐसे कुछ है, मेरे को एग्जैक्ट फिगर याद नहीं आ रहा, उधार दिए हैं अभी पाकिस्तान को। और कंडीशन ये रख दी कि अगर तुमने डिफॉल्ट कर दिया पैसा देने में तो हम तुम्हें डिफॉल्टर डिक्लेयर कर देंगे, टेररिज्म किया डिफॉल्टर डिक्लेयर कर देंगे। मतलब बहुत सारी कंडीशंस डाल दी, कंट्रोल करके रख दिया एकदम, मतलब पाकिस्तान ऐसे कंट्रोल में आ गया, अरे भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता, सांस लेने नहीं दे रहा, सऊदी अरब कंट्रोल कर लिया। चाइना ने क्या किया, अभी रिसेंट में श्रीलंका को पैसे दिए तो उधार। अब श्रीलंका के अंदर अगर इकोनॉमी अगर आपको पता हो तो देखो यार, आप सीए कर रहे हो है ना, तो आई थिंक आपको थोड़ा थोड़ा ना स्टडी करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, सिचुएशन क्या चल रही है, क्योंकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट वही होता है यार जिसको सब चीज़ें पता होती है। ऐसे हर चीज़ में नहीं जाना आपको, ऑब्वियसली यार हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी नहीं बोल रहा, बट बेसिक बातें जो इकोनॉमिकली क्या चल रही है, क्योंकि वो पता होनी चाहिए। अगर आप सीए स्टूडेंट हो तो सीए स्टूडेंट को एक चीज़ पता होनी चाहिए बेटा, क्योंकि इकोनॉमी के हिसाब से अपन सीए काम करते हैं, आप समझ रहे हो, हर चीज़ अपडेट्स वगैरह थोड़ी बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए। तो चाइना ने क्या है, श्रीलंका को बहुत तगड़ा लोन दिया। अब बहुत तगड़ा लोन दिया और श्रीलंका क्या करता है, श्रीलंका किसके कंट्रोल में आ गया, चाइना के कंट्रोल में आ गया। चाइना ने बोला तुम्हारे यहाँ पे बड़े से पोर्ट बनाएंगे, बहुत बढ़िया पोर्ट बनाएंगे, ठीक है, और जो भी शिप्स वगैरह होते हैं ना वो तुम्हारे पोर्ट पे आके रुकेंगे, स्टे करेंगे, अपना रिपेयरिंग करवाएंगे। तो ऐसे ऐसा पोर्ट बना दिया। अब पोर्ट बना दिया, कोई मतलब ही नहीं निकला, वेस्ट है, कंप्लीट वेस्ट। कोविड में वो खत्म हो गया, श्रीलंका की इकोनॉमी खत्म हो गई। प्राइम मिनिस्टर बोलता है मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, मैं प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट छोड़ता हूँ, तुम्हें जैसे संभालने संभाल। ऐसी कंट्री चल रही है। अब सोचो यार, कंट्री को चलाने के लिए कैसे कैसे क्या क्या कैसे ऐसे कंट्री चलेगी क्या, अब आप बताओ। तो ये होता है कंट्रोल। चाइना ने कंट्रोल कर दिया पूरी की पूरी इकोनॉमी को।
समझ आ गया? तो उसी तरीके से बोल रहे या तो आप कंट्रोल कर रहे हो, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, या फिर आपके पास पावर है उसको एक्सरसाइज करने की। समझ आ गया क्या? कैसे? अदर देन थ्रू डायरेक्ट होल्डिंग्स, इन एनी मैनर अदर देन थ्रू डायरेक्ट होल्डिंग्स अलोन। ठीक है, डायरेक्ट होल्डिंग्स के अलावा आप इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। समझ आ गया? 10 10 10 10 10 10। ठीक है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल 10% क्या? एसबीओ मतलब, ठीक है, एज पर दी कंपनीज अमेंडमेंट, समझना, कंपनी एसबीओ अमेंडमेंट रूल्स 2019। भाई एसबीओ रूल्स 2016 पढ़ा, तो एसबीओ रूल्स 2016 बोलता है 25% होना चाहिए खुद के पास, ठीक है, टुगेदर विद समवन, ठीक है, या फिर ठीक है ट्रस्ट के साथ मिलके, कैसे भी, ओके। या फिर अब अमेंडमेंट रूल्स आ गए, एसबीओ, रिपीट करो क्या है? एसबीओ, ठीक है, मतलब कंपनीज एसबीओ अमेंडमेंट रूल्स 2019। तो कंपनीज एसबीओ अमेंडमेंट रूल्स 2019 के हिसाब से क्या बातें चल रही है यहाँ पे? ठीक है, क्या बोल दिया? बोले 10 10 10 और कंट्रोल ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। ठीक है, 10 10 10 मतलब क्या है? 10 मतलब 10% शेयर्स, 10% वोटिंग राइट, 10% डिविडेंड मिल रहा है आपको। और दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? दूसरा पॉइंट बोलता है या तो आप सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर रहे हो, कर सकते हो, कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहे हो, कर सकते हो। बोलो किसी को डाउट है क्या? ये वाला पैराग्राफ काट देना, ये वाला पैराग्राफ एज इट इज सेम है, एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम, मत देखना, ओके। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस प्लीज खुद से रीड करना, मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। तो ये वाला पैराग्राफ तो कट कर दो, ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ठीक है, सेम पार्ट, सेम बातें दे रखी है, ओके। चलो इसको रीड कर देता हूँ भले ही मैं, है ना, इसको रीड कर देता हूँ। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वाज प्रीवियसली नॉट डिफाइंड, ठीक है, स्पेसिफिकली फॉर द रूल्स एंड हेंस टू प्रोवाइड क्लैरिटी। ये बोलते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? पावर टू पार्टिसिपेट डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन द फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के डिसीजंस में आप पार्टिसिपेट, ये तो बताया था मैंने। मेजॉरिटी स्टेक का मतलब क्या होता है? जैसे मेजॉरिटी स्टेक अभी अभी समझाया ना मैंने, वो डीमार्ट वाली मेजॉरिटी स्टेक, आप समझ रहे हो ना, बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ इस चीज़ के। अब जैसे कि रिलायंस के अंदर भी इनके पास मेजॉरिटी स्टेक है, फैमिली के पास, ठीक है। तो ये मेजॉरिटी स्टेक के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है। अमेंडमेंट रूल्स इंसर्टेड ए न्यू टर्म मेजॉरिटी स्टेक, ये जो अमेंडमेंट आया ना 2019 में, इन्होंने मेजॉरिटी स्टेक समझाया, विच मीन्स होल्डिंग मोर देन 1/2 ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल, 1/2, आधे से ज्यादा इक्विटी आपके पास है, ठीक है। होल्डिंग मोर देन 1/2 ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल इन द बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, या फिर होल्डिंग मोर देन 1/2 ऑफ द वोटिंग राइट्स इन द बॉडी कॉर्पोरेट, आधे से ज्यादा वोटिंग राइट्स आपके पास हैं, ठीक है। अमेंडमेंट आज दोनों याद करनी है, मतलब अमेंड, वैसे तो मेन तो देखो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट वाला है, ऊपर वाला पार्ट इज नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट, अमेंडमेंट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाले के लिए आप सिर्फ इतना याद कर सकते हो 25% वाला पोर्शन, ठीक है, कि वो 25% के लिए बोलता है, बट नीचे वाला तो पूरा एज इट इज याद करना ही पड़ेगा आपको। ऊपर वाले में सिर्फ लिमिटेड पोर्शन याद करो, दैट इज 25%, और नीचे पूरा। तो मेजॉरिटी स्टॉक का मतलब होता है जिसके पास आधे से ज्यादा कंपनी के, याद देखो सिंपल सी बात है, सेम बात है, सेम बात है, सेम बात है, मतलब मेजॉरिटी स्टेक का मतलब सेम बात है, सेम बात है, मतलब वहां पे एसबीओ समझाया था, एसबीओ के अंदर कितना होता है? 10 10 10 10 10 10 ना, मेजॉरिटी में 50 50 50, क्या कर लो? 50 50 50, खत्म, खत्म सर, खत्म। देखो, होल्डिंग मोर देन 1/2 ऑफ द इक्विटी शेयर्स, होल्डिंग मोर देन 1/2 वोटिंग राइट, और हैविंग टू राइट टू रिसीव दी और पार्टिसिपेट इन मोर देन 1/2 ऑफ दी डिस्ट्रीब्यूटेबल डिविडेंड। समझ आया? आ गया? याद हो गया साथ में? देखो हम ट्राइंग में लेवल बेस्ट की मैं आपको साथ में याद कराता हूँ अभी, चलो, ताकि क्या है, घर पे आपका जो काम है वो इजी हो जाए, आपको सिर्फ रीड करना पड़े, ठीक है। हम ट्राइंग में लेवल बेस्ट की चीजें याद होती जाए आपको, ठीक है। हाँ जी बोलो। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग देख लेते हैं एक बार, लेट्स जस्ट चेक इट आउट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग, ठीक है। चलिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग देख लेते हैं। The amendment rules provide that when an individual holds any rights or entitlement directly in the reporting company, अगर किसी पर्सन के पास क्या है, राइट या डायरेक्टली इनडायरेक्ट, वो है राइट है और एंटाइटलमेंट डायरेक्टली इन द रिपोर्टिंग कंपनी, द सेड इंडिविजुअल शैल नॉट बी कंसिडर एज ए एसबीओ। ये बोलता है, देखो कोई भी पर्सन है ना, अमेंडमेंट बोलता है
अगर किसी के पास राइट है, इंटाइटलमेंट है डायरेक्टली इन दी रिपोर्टिंग कंपनी, जो कंपनी के बारे में अपन बात कर रहे हैं, दी सेड इंडिविजुअल शैल नॉट बी कंसिडर एज एसबीओ, उसको एसबीओ नहीं माना जाएगा। एन इंडिविजुअल विल बी कंसिडर टू होल्ड अ राइट और इंटाइटलमेंट डायरेक्टली इन द रेलेवेंट कंपनी इफ ही सैटिस्फाइज द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो अगर आप ये क्राइटेरिया को पूरा कर दोगे ना, तो उस कंडीशन में मैं आपको एसबीओ नहीं मानूंगा। क्या नहीं मानूंगा? एसबीओ नहीं मानूंगा। क्या है? द शेयर्स इन द रेलेवेंट कंपनी रिप्रेजेंटिंग सच राइट और एंटाइटलमेंट आर हेल्ड इन द नेम ऑफ सच इंडिविजुअल। भाई अगर तुम्हारे नाम पे शेयर्स है तो क्या दिक्कत है यार? भाई मुकेश अंबानी जी के नाम पे, खुद के नाम पे शेयर्स है कंपनी के, तो क्या दिक्कत है? फिर क्या डिस्क्लोजर? और क्यों डिस्क्लोजर? कर तो दिया डिस्क्लोजर उन्होंने, शेयर्स खरीद लिए, कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वहां पे डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट नहीं है। The individual holds or requires a beneficial interest in the shares of the relevant company under section 89(2). 89(2) आ गया ना, अभी जो बताया था, अभी जो पढ़ाया था, ठीक है। एंड हैज मेड अ डिक्लेरेशन इन दी रेलेवेंट कंपनी, या फिर उन्होंने जो शेयर्स एक्वायर किए उसके लिए डिक्लेरेशन दे दिया, तो भैया उनके लिए ये एसबीओ की सारी कंडीशंस नहीं अप्लाई होगी। किनके लिए? पहला, जिसने शेयर्स अपने खुद के नाम पे होल्ड कर रखे हैं, दूसरा जिसने होल्ड करे और डिस्क्लोजर कर दिया। मतलब ये कंडीशन किसके नाम पे एप्लीकेबल हो रही है? जिसके पास शेयर्स हैं दूसरे के नाम पे, समझ रहे हो, और डिस्क्लोजर नहीं किया। समझ गए ना भाई? लॉ इसमें इनडायरेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। आप सोचो भाई, और कुछ बचा ही नहीं। तुमने अपने नाम पे खरीदे, मत बताओ, अरे तो ठीक है नहीं बता रहा। दूसरा, तुमने दूसरे के नाम पे खरीदे और बता दिया, तो ठीक है। तो तुमने दूसरे के नाम पे खरीदे और नहीं बताया, तभी तो ये कंडीशन एसबीओ की एप्लीकेबल होगी ना। बताओ। ठीक है, इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग इज व्हेन अ शेयर होल्डर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। अब आ गया इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग, देख लो। इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग समझाया था मैंने, मिस्टर एक्स वाला एग्जांपल दिया था ना। वो एक्स ने एक कंपनी बनाई ए लिमिटेड, फिर कंपनी बनाई, सब्सिडियरी कंपनी बनाई कौन सी? पी लिमिटेड। और फिर पी लिमिटेड ने शेयर्स खरीदे, तो लेयर्स पे लेयर्स पे लेयर्स पे लेयर्स, याद आ गया ना? ठीक है, वही चीज बोल रही है। इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग इज व्हेन अ शेयर होल्डर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, शेयर होल्डर बॉडी कॉर्पोरेट है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, पार्टनरशिप है, ट्रस्ट है, या पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल मतलब जैसे म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड इज अ पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। मतलब पूल्ड इन्वेस्टमेंट मतलब अकेला नहीं, बहुत सारे लोग मिलकर ऐसे साथ में काम करते हैं, मतलब बहुत सारे लोग साथ में मिलकर इन्वेस्ट करते हैं, उसको कहते हैं पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। तो इन्वेस्टमेंट व्हीकल मतलब जैसे म्यूचुअल फंड इज इन्वेस्टमेंट व्हीकल, एक ऐसा व्हीकल जो इन्वेस्ट करेगा जाके। पूल्ड मतलब बहुत सारे लोगों ने उसमें पैसा डाला है। ओके, ऑनस ऑन दी रिपोर्टिंग कंपनी, ये जो ऑनस मतलब बर्डन, ऑनस मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ, ठीक है। ऑनस मतलब बर्डन। इट इज द ड्यूटी ऑफ द रिपोर्टिंग कंपनी टू आइडेंटिफाई एन एसबीओ, एसबीओ को ढूंढेगी, वो तलाशेगी, ठीक है, एसबीओ को ढूंढेगी, एंड कॉज सच एसबीओ टू मेक ए डिक्लेरेशन इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म। और एसबीओ को ढूंढ के बोलेगी भाई साहब गर्दन पकड़ लेगी एसबीओ की। क्या कर लेगी? गर्दन पकड़ लेगी, बोले आ जा तू, ठीक है, चल डिस्क्लोजर कर। समझ रहे हो क्या? तो क्या करेगी ये? इट इज ड्यूटी, द ड्यूटी इज ऑन द रिपोर्टिंग कंपनी। रिपोर्टिंग कंपनी की ड्यूटी है भाई, किसकी? रिपोर्टिंग कंपनी की ड्यूटी है टू आइडेंटिफाई एसबीओ। एसबीओ को ढूंढ निकालो, एसबीओ को ढूंढ निकालो भैया, किसके पास इतने शेयर हमारी कंपनी के, तो ढूंढ लेंगे एसबीओ को, ठीक है। तो एसबीओ को ढूंढ के और फिर बताएंगे अपन, ठीक है। एंड कॉज सच एसबीओ टू मेक ए डिक्लेरेशन इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म, एसबीओ को कांटेक्ट करेंगे, बोले सर आपके पास हमारी कंपनी के 10% ज्यादा शेयर्स है, क्योंकि पहले तो 25% है, अब 10% हो गए। बोले सर आपके पास 10% ज्यादा शेयर्स है, आप ही के अकाउंट में डिविडेंड जा रहा है 10% से ज्यादा, ठीक है। तो सर देखो बात इसी है कि आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। As per the amendment rules, every reporting company shall give notice in the form Ben 4। यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेंज हो गया, क्राइटेरिया चेंज हो गया, MGT की जगह BEN आ गया। क्या आ गया? MGT की जगह BEN। तो यहाँ पे नए फॉर्म्स आ गए भैया, क्या आ गए? नए फॉर्म्स आ गए, देख लेना। The amendment rules, every reporting company shall give a notice in the form BEN Ben 4 to any person whom the company knows or has reasonable cause to believe, ठीक है। तो क्या करेगी कंपनी? क्या करेगी? नोटिस भिजवाएगी, कंपनी नोटिस भिजवाएगी BEN के अंदर, बेन के अंदर। तो बेन 4 के अंदर, समझ रहे हो, वहां पे MGT 4 था, यहाँ पे बेन 4 लगेगा। तो कंपनी बोलेगी मेरे को लगता है तुम एसबीओ हो। क्या बोलती है कंपनी? मेरे को लगता है कि तुम एसबीओ हो। तो कंपनी यहाँ पे क्या भिजवा देगी? कंपनी यहाँ पे भिजवा देगी बेन 4, ठीक है, नोटिस भिजवा देगी। तो जिसको लगता है कि कंपनी को लगता है कि जो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है, इसको नॉलेज है बेनिफिशियल ओनर की, ठीक है, या फिर जो सिग्निफिकेंट हैव बीन अ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द 3 इयर्स, या पिछले 3 सालों से वो बेनिफिशियल ओनर रहा था कंपनी का। समझ गए? तो 3 लोगों के पास नोटिस जा सकता है। क्या क्या?
मुझे लगता है तुम बेनिफिशियल ओनर हो तो मैं तुम्हें बैन 4 भिजवा दूंगा, समझ रहे हो ना। दूसरा पॉइंट, मुझे लगता है कि तुम जानते हो उसको, है ना, बेनिफिशियल ओनर को, तो प्लीज बता दो। और तीसरा क्या है, तुम थे ना, ऐसे सच्ची बताओ, सच्ची बताओ, तुम थे ना 3 सालों में थे ना, तो जो थे ना अभी अपन उसको भी पकड़ लेंगे यहाँ पे, भैया तुम थे, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे जो डिक्लेरेशन जाएगा वो किसमें जाएगा बेटा, बैन 4 में, वो डिक्लेरेशन नॉट नोटिस जाएगा। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू दी सेक्शन 90 ऑफ द एक्ट, एवरी कंपनी शैल मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर इन बैन 3, तो कंपनी रजिस्टर भी मेंटेन करेगी फॉर्म नंबर बैन 3 के अंदर, ठीक है। विच शैल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स, जो ओपन रहेगा इंस्पेक्शन के लिए ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स, एट एनी सच रीजनेबल टाइम नॉट लेस देन 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए मिनिमम दिन में ओपन करा जाएगा, जहाँ पे कोई भी पर्सन आके, ठीक है, कंपनी के शेयर होल्डर्स आके इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बोलो किसी को कोई डाउट है क्या, एनीबडी विद एनी काइंड ऑफ डाउट, सही है। अब आई थिंक ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट कल से चालू करते हैं, और एक सेक्शन 111 है वो भी कल से देखते हैं। करें आज की क्लास वाइंड अप, ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए अपने को पढ़ते हुए, ठीक है। तो आज का क्लास वाइंड अप करते हैं, कल भी एक सेशन रख लेंगे, तो ये वाला पार्ट और सेक्शन 111 छोटा है वो कल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और फिर आप मेरे को एक बात मेरे को भी बड़ा मज़ा है आप लोग के साथ अच्छा चलो, थैंक यू भव्या ऐसे बढ़िया पढ़ाता हूँ मैं यार यहाँ पे सब बढ़िया ही पढ़ाते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को मेरे बारे में पता है, डू यू नो अबाउट मी, आपको बताया गया था कि मैं क्लास लूंगा, थैंक यू सुहानी, अच्छा नहीं बताया गया था, अच्छा बताया था, चलो ठीक है। मेरा नाम है CA दीक्षांत खंडेलवाल, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, CA CS CMA BCom MCom MBA B.Ed LLB, ये मेरा क्वालिफिकेशन है। आई एम टीचिंग फ्रॉम लास्ट 12 ईयर्स, ठीक है, 12 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं, ओके। चलिए तो क्लास वाइंड अप करते हैं आज की, थैंक यू सो मच गाइस कल मिलते हैं, ठीक है। मैं बोल दूंगा कि सेक्शंस पूरे नहीं हुए, और जो भी आपके पेंडिंग सेक्शंस है ना एक बार वो भी बता देना, ठीक है। क्या होता है, जैसे मेरे को यहाँ पे नोट्स में ढूंढना पड़ेगा, फिर आप समझो, अगर आप मेरे को पहले बता दोगे तो मैं नोट्स ओपन करके रख लूँगा, तो ऐसे चैप्टर पे जाके ढूंढने में वो टाइम वेस्ट नहीं होगा अपना। तो आपको अगर और भी कोई सेक्शन लगता है कि जो पेंडिंग चल रहा है, तो प्लीज़ आप एक बार मैनेजमेंट को बता देना कि यहाँ पे जो भी सेक्शंस पेंडिंग है, तो एक बार बता देना, फिर हम कल क्लास उस हिसाब से लगाएंगे कि अगर ज़्यादा सेक्शंस है तो 2 घंटे की क्लास लगा लेंगे, और 62 66 67 60, अच्छा 62 66 67 71 ये भी बाकी है, ठीक है। मैं एक बार बात कर लेता हूँ, ठीक है, और उस हिसाब से फिर क्या है, नंबर ऑफ क्लासेस डिसाइड कर लेंगे कि कितनी चाहिए, भाई 2 क्लासेस चाहिए, 4 क्लासेस चाहिए, 3 क्लासेस चाहिए, तो आप चिंता मत करो, हम लोग आपके साथ हैं, ठीक है, किसी भी तरीके की चिंता नहीं करनी, ऑलराइट। चलिए, ओके बाय गाइस, टेक केयर।